नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं 3 चैप्टर। फर्स्ट है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। सेकंड इज अकाउंट रिकॉर्ड्स एंड ई-वे बिल और थर्ड आपका रिटर्न। ये 3 चैप्टर आज हम रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट चैप्टर की। तो ध्यान रखना, ये चैप्टर किसके बारे में? ये चैप्टर है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बारे में। अगर बॉस भाई आपने अगर कोई भी सप्लाई कर दी, कोई भी आपने ट्रांजैक्शन कर दी, तो उसके लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। वो किसके फॉर्म में होगा, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे, उनकी हम बात करेंगे। हमने बोला कि भाई जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो बॉस आप सामने वाले से क्या मांगते हो? इनवॉइस मांगते हो कि भैया बिल दे दे, जिससे कि प्रूफ हो सके कि तेरे से सामान खरीदा है। तो इसका मतलब जब भी कोई टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल सप्लाई करेगा तो वो क्या इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। उस टैक्स इनवॉइस में बहुत सारी डिटेल दी होती हैं कि भाई सप्लायर का डिटेल, रेसिपिएंट का डिटेल, क्या सामान खरीदा, कितना रेट था, कितना रेट ऑफ टैक्स था, कितना टैक्स बन गया, ये सारी बातें उस पर लिखी होती हैं। उसमें से एक और चीज ध्यान देने लायक है, अगर आपने इनवॉइस देखा हो तो उसके ऊपर एक HSN कोड लिखा होता है। वो क्या होता है सर? अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन सा गुड्स और सर्विसेज खरीदा है तो उसका एक HSN कोड होता है जो बताता है कि कौन सा गुड्स और सर्विसेज है। हर गुड्स और सर्विसेज के लिए वो HSN कोड डिफाइन है और उसके सामने ये भी पता लग जाता है कि भाई इस HSN कोड पे कितना रेट ऑफ टैक्स लगता है GST का। ठीक है, तो HSN कोड भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वहां पे इनवॉइस में आपको दिखता है। तो क्या हर इनवॉइस में आपको दिखेगा? ऐसा नहीं है। देखो 8 डिजिट कोड होता है, HSN 8 डिजिट कोड होता है। अब अगर सप्लायर का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो बॉस ऐसे केस में वो 4 डिजिट HSN कोड मेंशन कर सकता है। मतलब 8 डिजिट में से सिर्फ स्टार्टिंग वाले 4 डिजिट मेंशन करने पड़ेंगे। और अगर B2B सप्लाई है तो ही मेंशन करना है। अगर B2C सप्लाई है तो वो चाहे तो मेंशन करे, चाहे तो वो मेंशन ना करे, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है। अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर देता है तो ऐसे केस में उसे 6 डिजिट ऑफ दी HSN कोड उसको मेंशन करना ही पड़ेगा, 6 डिजिट। उसके बाद जब भी इनवॉइस बनेगा तो उसके कितनी कॉपीज बनेंगी? आपने देखा होगा पहले जो बिल बुक होती थी उसमें 3 कॉपीज रहती थी। एक तो व्हाइट पेपर रहता था, एक रहता था पिंक कलर का, एक येलो कलर का। इस प्रकार से 3 कॉपीज रहती थी। उसी प्रकार से अगर GST में भी कोई टैक्स इनवॉइस वगैरह बनेगा तो उसकी कितनी कॉपी बनेंगी? 3 कॉपी बनेंगी। फर्स्ट कॉपी रखी जाएगी रेसिपिएंट के लिए, जो बायर खरीदने आया उसको फर्स्ट कॉपी दे दिया जाएगा। सेकंड कॉपी ट्रांसपोर्टर के लिए जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और थर्ड कॉपी सप्लायर के लिए जिसने ये सप्लाई प्रोवाइड कराई है वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए रखेगा। सर्विसेज के केस में क्योंकि ट्रांसपोर्टर कहीं पे आता नहीं है तो हम सिर्फ 2 कॉपीज बनाएंगे, एक बायर के लिए और एक सप्लायर के लिए। उसके बाद कुछ केसेस में आपको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन कौन से केसेस में? तो ध्यान रखना, अगर आप 3 कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, 3 कंडीशन कौन सी? आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200 रुपीज है। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई ₹200 रुपीज से कम है और रेसिपिएंट जो आपका है वो अनरजिस्टर्ड है, खरीदने वाला है वो अनरजिस्टर्ड है, और रेसिपिएंट को इनवॉइस चाहिए भी नहीं, अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन ब्रीच हो गई तो बॉस आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, मैंडेटरी। लेकिन अगर कोई तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो आपको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने भी ये छोटे छोटे सप्लाई किए आपने, 150, 100 रुपीज जो भी किए, एट द एंड ऑफ द डे इन सबका टोटल करके एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा ड्यूरिंग द डे। ध्यान रखना, यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता ऑन रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज अ सिनेमा। तो सिनेमा वाले जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी तो टिकट का प्राइस ही नॉर्मली 100, 200 ऐसे रहता है। तो ऐसे केस में यह प्रोविजन उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, उनको हर टिकट के लिए इशू करना पड़ेगा, टिकट इशू करनी पड़ेगी। उसके बाद बात आती है एक नया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बिल ऑफ सप्लाई। सर जब भी कोई टैक्सेबल सप्लाई करी तो हमने क्या इशू कर दिया? टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया। उसी प्रकार से जब भी कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई की जाएगी, ध्यान रखना, जब भी कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई की जाएगी जहां पे कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई में टैक्स लगता नहीं है, और दूसरी बात कॉम्पोजिशन जब सप्लायर होता है तो वो भी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा? तो ऐसे केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू
किया जाएगा। और ध्यान रखना, अगर मान लो आप किसी व्यक्ति को टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हो और एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी कर रहे हो, तो क्या आपको अलग अलग इशू करना पड़ेगा? टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस और एग्जेम्प्टेड के लिए बिल ऑफ सप्लाई। तो ध्यान रखना, अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ऐसे केस में आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हो जिसे बोलेंगे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। उसमें टैक्सेबल सप्लाई, उसमें एग्जाम सप्लाई का आप ब्यौरा दे सकते हो। लेकिन अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो ऐसे केस में आपको इनवॉइस अलग से इशू करना पड़ेगा फॉर टैक्सेबल सप्लाई और बिल ऑफ सप्लाई अलग से इशू करना पड़ेगा फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई। ये बात समझ में आ गई? और ध्यान रखना, ये सारे प्रोविजन बिल ऑफ सप्लाई पे भी एप्लीकेबल होते हैं। जो HSN कोड वाला प्रोविजन है, नंबर ऑफ कॉपीज, टैक्स इनवॉइस इशू करना है कि नहीं करना, ये प्रोविजन बिल ऑफ सप्लाई पे भी इक्वली इशू होते हैं। उसके बाद ध्यान रखना, अदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो अगर आपको किसी से एडवांस मिला है, अगर आपको किसी से एडवांस मिला है तो आप उसे क्या इशू करोगे? रिसीट वाउचर, क्योंकि आपको पैसा इशू हुआ है। अगर आपने किसी का एडवांस रिफंड कर दिया तो आप क्या इशू करोगे? रिफंड वाउचर, कि बॉस आपने जो एडवांस लिया था वो आपने वापस कर दिया। और एक केस होता है जहां पे अगर आप कोई ट्रांजैक्शन RCM में टैक्सेबल है, RCM में टैक्सेबल है तो हो सकता है सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो, तो ऐसे केस में सामने वाला तो आपको रिसीट वाउचर इशू करेगा नहीं। तो आप एज ए रेसिपिएंट जब भी आप उसको पेमेंट करोगे, एडवांस दोगे, तो आप क्या इशू करोगे? पेमेंट वाउचर इशू करोगे, ये प्रूव करने के लिए कि बॉस मैंने उसको पेमेंट कर दिया है। उसके बाद अगर जब आपको एडवांस मिला तो हमने पढ़ा था कि भैया टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस के टाइम पे भी हो जाता है। तो बॉस उस टाइम अगर आपको नहीं पता कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो, या फिर आपको नहीं पता कि वो इंटरस्टेट सप्लाई होगी, इंट्रास्टेट सप्लाई होगी और उस पर कितना रेट ऑफ टैक्स लगेगा, तो बॉस अज्यूम कर लेना उसे इंटरस्टेट सप्लाई और उसके ऊपर 18% की रेट से एक बार के लिए टैक्स पे कर देना। ये बात आपको बोली गई है। अब क्या क्या डिटेल्स होती हैं ये मैंने वेरियस डॉक्यूमेंट्स में वेरियस डिटेल्स दे रखी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, नॉर्मल है कि भाई डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू, नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द रेसिपिएंट, ये सारी बातें हैं। अब एक बात इसमें ध्यान रखने लायक है कि भाई नॉर्मल केस में टैक्स इनवॉइस के ऊपर रेसिपिएंट का नाम, एड्रेस और GST नंबर मेंशन करना पड़ता है। अगर तो आपको मेंशन करना पड़ता है अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। क्या क्या? नाम, एड्रेस और GST नंबर। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो आप नाम और एड्रेस तभी मेंशन करोगे अगर जो वैल्यू है वो 50,000 रुपीज से ज्यादा या 50,000 रुपीज है। ये प्रोविजन है। लेकिन ध्यान रखना, इन केस ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग और टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, तो जब भी कोई ऑनलाइन सर्विसेज की बात आएगी, ऑनलाइन मनी गेमिंग हो गया, OIDR सर्विसेज हो गया या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की बात हो गई, तो यहां पे बोल दिया गया कि अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो भले ही कितने रुपीस की भी सप्लाई हो, देखो रजिस्टर्ड पर्सन के केस में तो उसका नाम, एड्रेस वगैरह इनवॉइस पे लिखा ही जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो भी सप्लाई भले कितने ही रुपीस की हो, 50,000 से कम की भी हो, तो भी आपको क्या करना है? रेसिपिएंट का नेम और एड्रेस मेंशन करना है अलॉन्ग विद पिन कोड एंड स्टेट। तो जो टैक्स इनवॉइस पे जो एड्रेस लिखा होगा उसे ही मान लिया जाएगा एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑन दी रिकॉर्ड। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके बाद टाइम लिमिट फॉर द इश्यू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब तक इश्यू करना होता है? ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होती है? तो ये सारा कहानी हमने कहां पढ़ा है? टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ा है, जहां पे हमने बोला था कि बॉस गुड्स के केस में कब तक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो बिफोर द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, अगर मूवमेंट नहीं है तो जब अवेलेबल करा दिया रेसिपिएंट को, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट और रिसीट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। सर्विस के केस में हमने पढ़ा था कि अगर नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस है तो बिफोर और विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, टेलीकॉम वगैरह है तो वहां पे 45 डेज मिल जाते थे। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होती थी तो ड्यू डेट क्लियर है पेमेंट की तो ड्यू डेट तक, अगर क्लियर नहीं है तो एक्चुअल पेमेंट तक, और अगर लिंक है किसी कंप्लीशन ऑफ इवेंट से तो जब तक वो कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन होगा उससे पहले पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और अगर सर्विसेज बीच में रुक गई, सीज्ड बिफोर कंप्लीशन, तो जब वो सर्विसेज सीज होंगी तब।
लेकिन एक बात हमने वहां नहीं पढ़ी थी, जो मैं यहां पे आपको सेपरेटली बता देता हूं, ध्यान रखो। अगर मान लीजिए कोई सप्लाई टैक्सेबल है अंडर आरसीएम, अगर मान लीजिए कोई सप्लाई टैक्सेबल है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो ऐसे केस में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो तो टैक्स इनवॉइस किसको इशू करना है? रेसिपिएंट को। तो ऐसे केस में रेसिपिएंट को कितने टाइम में टैक्स इनवॉइस इशू करना है? गुड्स और सर्विसेज के केस में उसकी बात करते हैं कि अगर आरसीएम में कोई सप्लाई टैक्सेबल है एंड सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, तो इनवॉइस हैज टू बी इशूड बाय रेसिपिएंट। कब तक इशू करना है? विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के रिसीव होने के 30 डेज के अंदर उनको क्या करना है? इनवॉइस इशू करना है। ये बात हो गई नॉर्मल बात, इनवॉइस के बारे में बेसिक्स बात। अब हम बात करेंगे ई इनवॉइसिंग, जो एक नया कंसेप्ट है। यह कंसेप्ट क्या है? देखो, गवर्नमेंट चाहती थी कि उसका कंट्रोल रहे, कि जब भी कोई इनवॉइस इशू हो रहा है तो गवर्नमेंट को उसकी डिटेल मिलती रहे। तो उन्होंने क्या एप्लीकेबल कर दिया? ई इनवॉइसिंग, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। क्या इसका मतलब यह है कि आपको अब इनवॉइस गवर्नमेंट के पोर्टल पे इशू करना पड़ेगा? नहीं बॉस, आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे इनवॉइस इशू नहीं करना, लेकिन जब भी आप कोई इनवॉइस इशू करोगे तो आपको उस इनवॉइस का डिटेल आपको कहां रिपोर्ट करना पड़ेगा? गवर्नमेंट के पोर्टल पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप जब भी कोई इनवॉइस बनाओगे तो उसका डिटेल आप गवर्नमेंट पोर्टल पे रिपोर्ट करोगे और वो आपको एक आईआरएन नंबर जनरेट करेगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा। वो आपको इनवॉइस पे दिखाना पड़ेगा, तभी वो आपका इनवॉइस क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। दैट इज ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट। इससे क्या होगा? रियल टाइम बेसिस पे गवर्नमेंट के पास डेटा जाता रहेगा कि किस किसने कितना कितना इनवॉइसिंग कर दिया। एक बात। दूसरी बात, क्या ई इनवॉइसिंग सबके लिए एप्लीकेबल है? तो ध्यान रखना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनवॉइस की बात करेंगे। ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल अगर सप्लायर क्या है? नोटिफाइड पर्सन। तो सब पे एप्लीकेबल नहीं है, अगर सप्लायर नोटिफाइड पर्सन होगा तभी एप्लीकेबल है। नोटिफाइड पर्सन का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसका पिछले साल में एग्रीगेट टर्नओवर, पिछले साल में कब से? 2017-18 के बाद, 2017-18 के बाद, 2017-18 में या उसके बाद किसी भी साल में, किसी भी पिछले साल में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हुआ है तो बॉस आप हो जाओगे नोटिफाइड पर्सन। अगर मान लीजिए आप देख रहे हो 23-24 ईयर के लिए, तो ऐसे केस में 22-23 या फिर उससे पहले के जितने भी साल हैं 2017-18 के बाद, अगर आपका टर्नओवर किसी भी साल में, एक भी साल में अगर 5 करोड़ क्रॉस कर गया, तो ऐसे केस में आपको ई इनवॉइसिंग क्या हो जाओगे? नोटिफाइड पर्सन हो जाओगे और ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। और वो भी कब करनी है? अगर आप कर रहे हो B2B सप्लाई, अगर आप ऐसे व्यक्ति को सप्लाई कर रहे हो जहां पे सामने वाला क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन है, या फिर आप कर रहे हो एक्सपोर्ट, या तो B2B सप्लाई, या फिर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तब भी आपको ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा अगर आप नोटिफाइड पर्सन हो। ध्यान रखना, कुछ केसेस में आपको ई इनवॉइसिंग नहीं लगेगा। कौन कौन से केसेस में? अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको ई इनवॉइस इशू नहीं करना। अगर आप एसईजेड यूनिट हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपका यूनिट है, तो आपको ई इनवॉइस इशू नहीं करना। लेकिन अगर आप एसईजेड डेवलपर हो और आप नोटिफाइड पर्सन हो, तो बॉस आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और इंश्योरेंस, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, अगर आप इनमें से भी कोई हो तो आपको भी ई इनवॉइस इशू नहीं करना। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसको भी ई इनवॉइस इशू नहीं करना। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इनको भी ई इनवॉइस इशू नहीं करना है। अगर कोई सिनेमा वाला है, सिनेमा की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सिनेमा वाला है, तो उसको भी ई इनवॉइस इशू नहीं करना। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी है तो उसको भी ई इनवॉइस इशू नहीं करना। ध्यान रखना, इनको क्यों छोड़ा गया? इनको क्यों छोड़ा गया? क्योंकि कई बार इनकी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे बैंक का देखो तो बैंक में ट्रांजैक्शन अनगिनत ट्रांजैक्शन होती हैं, या फिर कई बार पॉसिबिलिटी नहीं होती कि भाई अब अगर टिकट काट रहा है कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस में, तो वो टिकट काटते काटते इनवॉइस कहां से इशू करेगा? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इनको क्या कर दिया गया? एग्जेम्प्ट कर दिया गया ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट से। पर ध्यान रखना, यहां पे मान लीजिए उन्होंने बोला कि बैंक ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट है, तो बैंक चाहे कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कराए, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराए या फिर कोई और चीज, वो बैंक एग्जेम्प्ट है। तो यहां पे जो एग्जेम्पशन दी गई है वो एंटिटी वाइज दी गई है कि अगर कोई एसईजेड यूनिट को एग्जेम्पशन है तो एसईजेड यूनिट अब कोई भी सप्लाई करे उसको ई इनवॉइस इशू नहीं करना। दूसरी बात समझना,
अगर किसी व्यक्ति ने अगर रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर द टीडीएस पर्पस, ठीक है, तो भी उसे क्या माना जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति ने सप्लाई किया ऐसे व्यक्ति को जिसने क्या लिया है, रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर टीडीएस पर्पस, तो ऐसे केस में उसे B2B सप्लाई माना जाएगा और उसमें भी क्या लग जाएगा, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा, ई इनवॉइसिंग फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। कुछ बातें और ध्यान में रखनी है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, वो नोटिफाइड पर्सन है, ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, और उसने ई इनवॉइस इशू नहीं किया, अगर ई इनवॉइस इशू नहीं किया तो यह माना जाएगा कि भैया उसने इनवॉइस ही इशू नहीं किया। अगर उसने मान लो ई इनवॉइस की जगह नॉर्मल इनवॉइस इशू कर दिया तो माना जाएगा उसने इनवॉइस इशू नहीं किया। या फिर आपने ई इनवॉइस इशू किया पर उस ई इनवॉइस के ऊपर आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर नहीं है, तो माना जाएगा कि आपने ई इनवॉइस इशू नहीं किया और सामने वाला जो खरीदार है उसके ऊपर आईटीसी नहीं ले पाएगा, क्रेडिट नहीं ले पाएगा। अगर नो इनवॉइस इशूड, इनवॉइस इशूड, तो ऐसे केस में माना जाएगा कोई भी इनवॉइस इशू नहीं किया है। दूसरी बात, आरसीएम के केस में, आरसीएम के केस में इनवॉइस इशू का क्या होगा, देखो आरसीएम में दो केस होते हैं। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो इनवॉइस कौन इशू करता है, सप्लायर। तो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, आरसीएम वाली सप्लाई है और सप्लायर इज अ नोटिफाइड पर्सन, तो बॉस ऐसे केस में इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो इनवॉइस किसको इशू करना है, रेसिपिएंट को, तो ऐसे केस में इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। चाहे रेसिपिएंट नोटिफाइड पर्सन हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने बोला था इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है सप्लायर पे ना कि रेसिपिएंट पे। तो ऐसे केस में इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा जब रेसिपिएंट इनवॉइस बनाएगा। इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं, तो बॉस गवर्नमेंट के इनवॉइस पोर्टल पे जाके आपको क्या करना है, INV01 में आपको डिटेल्स देनी है। गवर्नमेंट पोर्टल पे वो प्रोसेस होगा, आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट कर दिया जाएगा अलोंग विद सिग्नेचर और QR कोड, ठीक है, उसका यूज करके आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। और आप जैसे ही सेल का डेटा फीड करोगे इनवॉइस इशू करने के लिए गवर्नमेंट पोर्टल पे, तो वो ऑटोमेटिकली उस डेटा को कहां भेज देगा, आपके GSTR1 में भेज देगा। तो आपको GSTR1 में अलग से डेटा फिल नहीं करना पड़ेगा आउटवर्ड सप्लाईज का, और उसी प्रकार से आपका डेटा ईवे बिल में भी फिल कर देगा। तो आपको ईवे बिल बनाने के लिए भी अलग से डेटा फीड नहीं करना पड़ेगा। जहां जहां पे उस सेल के डेटा की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली उस डेटा को क्या कर देगी, फीड कर देगी। तो आपको उसमें माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, आपकी माथापच्ची कम हो जाएगी। यह था इनवॉइसिंग। उसके बाद आया डायनेमिक QR कोड। अब QR कोड दो टाइप के होते हैं, समझना, एक होता है स्टैटिक QR, एक होता है डायनेमिक QR। स्टैटिक QR क्या होता है, मान लो चाय की टपरी है, आप उस टपरी पे गए और वहां पे QR कोड लगा होता है दीवार पे या कहीं पे भी, तो उसको आप स्कैन करते हो, जितना भी पैसा पे करना होता है एंटर करते हो और आप अपना पेमेंट कर देते हो। अब उस QR के ऊपर सब लोग क्या करते हैं, स्कैन करके जितना पेमेंट करना होता है पेमेंट कर देते हैं। तो सब लोगों के लिए एक ही QR कोड अवेलेबल होता है वहां पे। लेकिन एक QR कुछ इस प्रकार से होता है, मान लो आप डीमार्ट वगैरह में शॉपिंग करने गए, आपने शॉपिंग कर लिया, आपका बिल बन गया 2300, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप उसको बोलोगे कि भैया मैं UPI के थ्रू पेमेंट करूंगा, तो वो मशीन में एंटर वगैरह सब डिटेल करके और आपको एक QR दिखाता है। आप जैसे ही QR स्कैन करते हो तो आपकी स्क्रीन पे अमाउंट भी आ जाता है। तो इसका मतलब जब भी कोई व्यक्ति पेमेंट करता है वहां पे उनके लिए एक सेपरेट QR जनरेट किया जाता है हर व्यक्ति के लिए, उसे बोलते हैं डायनेमिक QR कोड, जो चेंज होता रहता है। तो एक होता है स्टैटिक QR जो चेंज नहीं होता, जिसमें सिर्फ सप्लायर की डिटेल होती है, अमाउंट वगैरह आपको एंटर करना होता है। डायनेमिक QR क्या होता है, जो चेंज होता रहता है, जिसमें सारा पेमेंट का डिटेल होता है, कितना पेमेंट करना है, क्या करना है, सब डिटेल उसमें होता है। ये होते हैं दो टाइप के QR कोड। तो यहां पे जो है डायनेमिक QR कोड का एक रिक्वायरमेंट रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जब भी आप कोई इनवॉइस इशू करोगे उस इनवॉइस के ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, डायनेमिक QR कोड लगाना पड़ेगा। तो क्या सभी को लगाना पड़ेगा? यहां पे ये रिक्वायरमेंट जो लगाई गई है वो किसके ऊपर लगाई गई है, नोटिफाइड पर्सन के ऊपर। अगर सप्लायर नोटिफाइड पर्सन है तभी उसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट लगेगी। नोटिफाइड पर्सन का मतलब यहां पे क्या है, यहां पे 5 करोड़ नहीं है, यहां पे जो मतलब है उसका मतलब है 2017-18 के बाद, 2017-18 और उसके बाद किसी भी अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस किया है तो ऐसे केस में आप क्या कहलाओगे, नोटिफाइड पर्सन। और यहां पे ध्यान रखना, जब भी आप B2C सप्लाई करोगे तब आपको डायनेमिक QR कोड लगाना है।
इनवॉइस में B2B सप्लाई था। डायनेमिक क्यूआर कब लगेगा? जब आप B2C सप्लाई करोगे, B2C सप्लाई करोगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है डायनेमिक क्यूआर कोड में। यह क्यों लगाया गया सर? ताकि हम जो ऑटोमेटिक यूपीआई पेमेंट है उनको क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें, बैंक पेमेंट्स को प्रमोट कर सकें। और उसके ऊपर भी क्या है कि छोटे मोटे तो यूपीआई के थ्रू लेते ही हैं, और उनको अगर डायनेमिक क्यूआर का रिक्वायरमेंट लगा दिया तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सिर्फ लगाया गया सिर्फ बड़े लोगों के ऊपर। अब डायनेमिक क्यूआर कोड कुछ लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन लोगों पे? अगर मान लीजिए कोई इंश्योरेंस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी है तो इन लोगों को डायनेमिक क्यूआर प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है। जीटीए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड है, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा, तो सिनेमा वाले लोग, सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज। देखो ऊपर वाले सारे पॉइंट तो इनवॉइसिंग से कॉमन है। अब और कौन से? अगर कोई ओआईडीआर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या फिर एक्सपोर्ट का केस है तो ऐसे केस में डायनेमिक क्यूआर नहीं लगेगा। ध्यान रखना, इनवॉइसिंग के केस में हमने बोला था कि भैया एक्सपोर्ट पे तो इनवॉइस लगेगा, लेकिन यहां पे बोला है कि एक्सपोर्ट के ऊपर डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं लगेगा। उसके बाद और कुछ प्रोविजंस की बात करते हैं कि यहां पे हमने बोला कि भैया B2C सप्लाई के ऊपर क्यूआर कोड लगेगा। तो अगर जो रेसिपिएंट है अगर वो यूआईएन होल्डर है तो उसे सर B2B सप्लाई मानेंगे या B2C सप्लाई मानेंगे? यूआईएन होल्डर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे केस में ये सप्लाई क्या होगी? B2C सप्लाई होगी। और इसमें क्या लग जाएगा? यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा डायनेमिक क्यूआर। अब मान लीजिए, अब एक और बात समझना कि एक्सपोर्ट के केस में डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं लगेगा। कब होता है एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट और सर्विस की बात करें तो एक्सपोर्ट होता है तब जब आपका सप्लायर इंडिया में हो, रेसिपिएंट खरीदने वाला आउटसाइड इंडिया हो और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो और पेमेंट आपको फॉरेन करेंसी में आ रहा हो। तो अगर आपको ये चारों पांचों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आपका क्या माना जाता है? एक्सपोर्ट माना जाता है। और जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे आपको डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं लगाना। ऐसा क्यों बोला गया? कि बॉस वैसे भी सामने वाला आउट ऑफ इंडिया का बंदा है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहा है, तो वो वैसे भी उस क्यूआर को स्कैन करके तो पेमेंट करेगा नहीं। तो ऐसे केस में क्यूआर लगाने का मतलब ही क्या है? तो इसलिए उनको एग्जेम्प्ट किया गया इस चीज से। अब एक और चीज बोल दी गई कि मान लीजिए आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है। अगर मान लीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, आपका सप्लायर भी इंडिया में है, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, पैसा आपको फॉरेन करेंसी में आ रहा है, क्योंकि आपकी एक कंडीशन ब्रीच हो गई कि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया नहीं है, तो ऐसे केस में इसे एक्सपोर्ट तो नहीं बोला जाएगा। तो अगर नॉर्मली देखते तो इसके ऊपर क्या लग जाता? डायनेमिक क्यूआर लग जाता। लेकिन यहां पे बोल दिया गया कि इवन अगर कोई ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट नहीं है, जहां पे सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है और पैसा फॉरेन करेंसी में आ रहा है, तो ऐसे केस में ऐसी ट्रांजैक्शन को भी डायनेमिक क्यूआर से क्या कर दिया गया? एग्जेम्प्ट कर दिया गया। डायनेमिक क्यूआर कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बात कर दी गई। उसके बाद एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस होता है डॉक्यूमेंट। क्या होता है समझिए कि मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ गई, आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ गई। मान लीजिए 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ गई। अब आपने क्या करना होता है? जब भी आप लायबल टू रजिस्टर होते हो उसके 30 डेज के अंदर आपको क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। अगर मान लीजिए आपने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया, मान लीजिए 25 जुलाई को आपने अप्लाई कर दिया और आपको सर्टिफिकेट मिला 5 अगस्त को। आपको सर्टिफिकेट कब मिला? 5 अगस्त को मिला। तो ऐसे केस में अगर आपने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया तो यू विल बी कंसीडर्ड एज द रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट यू वर लायबल टू रजिस्टर। तो 1 जुलाई से आप लायबल टू रजिस्टर्ड थे, वहीं से यह माना जाएगा कि आप रजिस्टर हो गए 1 जुलाई से। लेकिन 5 अगस्त तक आप वास्तव में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो क्या 5 अगस्त तक आप इनवॉइस इशू कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो आपने लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन कब से ग्रांट हो गया? 1 जुलाई से। तो ऐसे केस में अब आप क्या कर सकते हो? 1 जुलाई से लेके 5 अगस्त का जो पीरियड है, मतलब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
उस दौरान आपने जिन लोगों को इनवॉइस वगैरह इशू नहीं किए, अब आप उनको क्या कर सकते हो, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। कब, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो भी सप्लाई किया है वो कब तक अप्लाई आप इशू कर सकते हो, 1 मंथ तक। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ 5 अगस्त को, तो 5 सितंबर तक आप क्या करोगे, ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप इशू कर दोगे विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ग्रांट। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। सबको अलग अलग इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई देखो अगर इंट्रा स्टेट B2C सप्लाई हुआ तो भैया किसी भी वैल्यू का हो आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर देना, कि मतलब आपने उस पीरियड के दौरान जितने भी इंट्रा स्टेट B2C सप्लाई किए हैं उन सबको मिला के एक टोटल इनवॉइस इशू कर देना। दूसरी बात, आपने जितने भी B2B सप्लाई किए हैं और इंट्रास्टेट B2B सप्लाई किए हैं, इंट्रास्टेट B2B सप्लाई किए हैं, तो बॉस आपको अलग अलग रिवाइज टैक्स इनवॉइस ही इशू करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है। दूसरी बात, अगर B2C सप्लाई कर रहे हो आप और वो भी इंटरस्टेट, तो ध्यान रखना अगर आपका 2,50,000 रुपीज तक के इनवॉइसेस हैं तो उनको आपको स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हो, और अगर उससे ज्यादा है तो आपको रेसिपिएंट वाइज कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नया डिलीवरी चालान, एक और डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है सर? सर हमने बोला जब भी आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो क्या इशू करोगे, टैक्स इनवॉइस। जब भी आप कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई करोगे तो आप क्या इशू करोगे, बिल ऑफ सप्लाई। अब ऐसा भी केस हो सकता है जब मान लीजिए आपने कोई ट्रांजैक्शन किया वो सप्लाई नहीं है एज ऑफ नाउ, तो ऐसे केस में सर जब हम कोई गुड्स वगैरह को मूव करेंगे उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो चाहिए कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके साथ कोई गुड्स वही नहीं है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ही नहीं है, क्योंकि ना तो आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हो ना आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो क्योंकि वो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है। तो ऐसे केस में आता है डिलीवरी चालान। समटाइम्स एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, या तो क्वांटिटी हमें पता नहीं होती कि कितना क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, या फिर वो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा होता है वो रीजन अदर देन सप्लाई के कारण हो रहा होता है, मतलब सप्लाई रीजन नहीं होता, अदर देन सप्लाई की वजह से आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, तो ऐसे केस में डिलीवरी चालान इशू किया जाएगा, ना कि टैक्स इनवॉइस और एग्जाम सप्लाई। इसके आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो हमने सप्लाई चैप्टर में डिस्कस भी किया था। मान लीजिए किसी जॉब वर्कर के यहां पे प्रिंसिपल, मतलब हमने ये आईटीसी चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल ने किसी जॉब वर्कर को सामान भेजा तो वो सप्लाई नहीं होता क्योंकि उसने काम करने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे भेजा, बाद में वापस आ जाएगा, तो ऐसे केस में वो सप्लाई नहीं है लेकिन गुड्स का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या होगा, डिलीवरी चालान। मान लीजिए एक आर्ट वर्क है, कोई आर्टिस्ट है, उसने अपना आर्ट वर्क भेजा एग्जीबिशन में, जब तक वो एग्जीबिशन में सेल नहीं हो जाता तब तक सप्लाई नहीं हुआ, तो ऐसे केस में जब वो आर्ट वर्क भेजेगा एग्जीबिशन में तो उसके साथ क्या इशू करेगा, डिलीवरी चालान इशू करेगा। इसी प्रकार से आपने गुड्स भेजा सेल और अप्रूवल बेसिस पे, तो जब वो सामने वाला अग्री करेगा तभी वो सेल होगा, पर अभी तक उसने अग्री नहीं किया, गुड्स आपको भेजना है, तो आप साथ में क्या भेजोगे, डिलीवरी चालान भेजोगे। मतलब ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो अभी के लिए सप्लाई नहीं है तो उसको जब मूव कराओगे, ट्रांसपोर्ट कराओगे, तो उसके साथ डिलीवरी चालान आप इशू करोगे। ध्यान रखना डिलीवरी चालान भी इनवॉइस की तरह ट्रिप्लिकेट में ही बनेगा। उसके बाद एक स्पेशल केस है कि भैया जब आपका माल जाता है सेमी नॉकडाउन और बैचेस या लॉट्स में, कि मान लीजिए कितनी बड़ी मशीन है कि वो एक बार में नहीं जा सकती, तो उसको टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग ट्रक्स में भेजा गया। मान लीजिए आपका 10,000 टन गेहूं भेजना था, एक ट्रक में नहीं जा सकता तो आपने 3 ट्रक्स में भेजा, तो ऐसे में क्या होगा, इसमें डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, तो ध्यान रखना सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया जाएगा, कंप्लीट इनवॉइस इशू कर दिया जाएगा इससे पहले कि फर्स्ट डिस्पैच हो। फिर जैसे जैसे माल डिस्पैच होगा उसके साथ साथ आपको डिलीवरी चालान इशू करना होगा हर डिस्पैच के साथ, और जैसे आपका लास्ट डिस्पैच होगा उसके साथ आप ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस भी भेज दोगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अब कुछ केस ऐसे हैं जहां पे टैक्स इनवॉइस के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट इशू किया जा सकता है। इसका मतलब टैक्स इनवॉइस की जगह कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इशू किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ लोगों का बिजनेस देखा कि भैया उनका बिजनेस कुछ इस प्रकार का है कि उनके लिए टैक्स इनवॉइस वगैरह इशू करना मुश्किल है,
तो ऐसे केस में उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन लाए गए, ध्यान रखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना एमसीक्यू वगैरह के पर्पज से। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई सर्टेन केसेस है जहां पे सप्लायर अदर डॉक्यूमेंट इशू करेगा, वो नोटिफाई किए हैं कि अगर कोई सप्लायर इंश्योरर है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी है, तो इनको ना हर ट्रांजैक्शन के साथ इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे केस में ये क्या कर सकते हैं, मंथली स्टेटमेंट इशू कर सकते हैं इनवॉइस की जगह पे। भाई पूरे मंथ का एक साथ एक स्टेटमेंट इशू कर देंगे, इनको इनवॉइस बार बार इशू करने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखना उसमें भी सीरियल नंबर और एड्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही सीरियल नंबर ना ही एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट मेंशन करने की जरूरत है, ये इनको माफ कर दिया गया। उसके बाद अगर कोई जीटीए है, अगर कोई जीटीए जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहा है, तो उसके ऊपर कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई। उसे बोला कि भैया टैक्स इनवॉइस तो इशू करना ही करना है, टैक्स इनवॉइस वाली डिटेल तो देनी है, उसके साथ साथ तुझे कंसाइनमेंट की डिटेल देनी पड़ेगी कि भैया कौन से गुड्स तू लेके जा रहा है, कितना वेट है उसका, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, किस कैरेज में लेके जा रहा है, और पैसे पे करने वाले पेई का जीएसटीएन नंबर, ये सारी डिटेल भी उसे देनी पड़ेगी। और उसके बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वाले को थोड़ा रिलैक्स किया गया कि भाई अगर कोई बस में टिकट काट रहा है, अब वो टिकट काटते काटते आपको इनवॉइस कहां से इशू करेगा, तो उसको बोला कि बॉस तुझे इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, तू टिकट भी इशू कर देगा तो वो काम हो जाएगा, टिकट इनवॉइस का काम कर जाएगी। और इस टिकट के ऊपर भी तुझे सीरियल नंबर और एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर कोई सिनेमा की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पे भी बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते हैं और हर किसी का डिटेल मुश्किल होता है, तो ऐसे केस में इसमें ई टिकट इशू किया जा सकता है। इसमें जरूरत नहीं है आपको क्या इशू करने की, इनवॉइस इशू करने की, और उसमें भी आपको रेसिपिएंट का डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, उस ना लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये थोड़े सा रिलैक्सेशन दे दिया गया। उसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की। सर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या होता है, समझो कि मान लो एक सप्लायर है, वो किसी को माल सेल करता है, तो वो एंट्री क्या पास करेगा कि भैया मान लो उसने XYZ को सेल किया, सप्लायर है मान लीजिए ABC, वो एंट्री क्या पास करेगा कि भैया XYZ लिमिटेड डेबिट टू सेल्स, इस प्रकार से एंट्री पास करेगा। तो मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए का सामान बेचा, तो वो क्या करेगा यहां पे टू सेल्स 1 लाख रुपीस, और उसके ऊपर आपसे 18,000 क्या लेगा, जीएसटी टू जीएसटी पेबल, यहां पे मान लीजिए 18,000 रुपीस जीएसटी पेबल। तो उसने आपको क्या किया, डेबिट किया। जब भी वो आपको सेल करेगा वो आपको क्या करेगा, डेबिट करेगा सप्लायर। अब मान लीजिए किसी रीजन की वजह से आपको जितने अमाउंट से डेबिट किया था वो गलत निकलता है कि भैया आपको करना था कम अमाउंट से, लेकिन उसने ज्यादा अमाउंट से कर दिया। इसका मतलब वो अपने जो डेटर है, जो जिसको उसने सेल किया है, उसको गलत अमाउंट, ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया, अब वो उसे कम करना चाहता है, तो वो क्या इशू करेगा, वो आपको क्रेडिट करेगा। उसके लिए जो वो इशू करेगा वो करेगा क्रेडिट नोट इशू करेगा, उसके लिए क्रेडिट नोट इशू करेगा। और मान लीजिए उसने डेबिट कर दिया कम अमाउंट से, करना था उसको ज्यादा अमाउंट से, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, आपको डेबिट करेगा और क्या इशू करेगा, डेबिट नोट इशू करेगा। ठीक है, डेबिट नोट इशू करेगा। यह मतलब होता है कि भाई जब कोई सप्लायर ने कोई सप्लाई किया और उसने ज्यादा अमाउंट दिखा दिया, भले टैक्स का अमाउंट या फिर सेल का अमाउंट, अगर उसे कम करना चाहता है वो, तो वो क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। अगर उसे बढ़ाना चाहता है तो क्या करेगा, डेबिट नोट इशू करेगा। तो क्रेडिट नोट की बात करते हैं। क्रेडिट नोट कब तक इशू होगा, अगर उसने मान लीजिए जो वैल्यू डिक्लेयर की है इनवॉइस में वो ज्यादा कर दी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई से ज्यादा कर दी, तो उसे कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। अगर उसने टैक्स रेट ज्यादा दिखा दी, मान लो 28% दिखा दी, तो भैया 28,000 से उसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, लेकिन करना था 18% से, तो मतलब 18,000 से करना था, तो उसे कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। कि मतलब उसने जो टैक्स रेट डिक्लेयर कर दी है वो ज्यादा कर दी है देन दी एप्लीकेबल टैक्स रेट। उसने क्वांटिटी कम रिसीव करी है, भाई सामने वाले ने क्वांटिटी कम रिसीव करी है जितना आपने इनवॉइस में लिखा है, तो आपने उसको ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया, अब उसे कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। मान लीजिए सामने वाले को जो गुड्स रिसीव हुए उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो आपने सामने वाले को डिस्काउंट दिया,
तो आप सामने वाले को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो भैया सामने वाले का क्या होगा, सामने वाले क्या होगा, आप क्रेडिट नोट इशू करोगे, उस अकॉर्डिंग आप अमाउंट कम करोगे। आपको किसी से एडवांस रिसीव हुआ, आपको किसी से एडवांस रिसीव हुआ और आपने इनवॉइस भी इशू कर दिया, अब आपने उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई, अब आप उसको अमाउंट क्या कर रहे हो, वापस कर रहे हो। तो ऐसे केस में आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा सामने वाले को। क्रेडिट नोट इशू करने से क्या होगा कि बॉस जो उसकी पहले लायबिलिटी आ रही थी, मान लो 1 लाख रुपए की सेल के ऊपर लायबिलिटी कितनी आ रही थी, 18,000, अब मान लो वो 50,000 का क्रेडिट नोट इशू कर देता है, तो इसकी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, ये 1 लाख रुपए की सेल क्या रह जाएगी, 50,000 रह जाएगी। तो इसका मतलब इसके ऊपर लायबिलिटी कितनी बनेगी, 9,000। तो क्रेडिट नोट इशू करने की वजह से आपका सेल कम होता है, तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। तो क्रेडिट नोट इशू करने की वजह से आपका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होता है, प्रोवाइडेड जो सामने वाला व्यक्ति है उसने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिवर्स कर दिया होना चाहिए। तो भैया अब अगर टैक्स लायबिलिटी आप रिड्यूस कर रहे हो टैक्स क्रेडिट नोट इशू करके, तो गवर्नमेंट आपको ज्यादा टाइम नहीं देगी, गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगा देगी, टाइम लिमिट लगा देगी कि कब तक आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट लगा दिया कि बॉस इतने टाइम पीरियड तक आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हो। कब तक, 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच ओरिजिनल सप्लाई रिलेट्स और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। मान लीजिए आपने कोई सप्लाई किया था 25 मार्च को, 25 मार्च को, ठीक है, और आपने क्रेडिट नोट इशू 25 मार्च 23 को, और आपने क्रेडिट नोट इशू किया मान लीजिए 4 अप्रैल 2024 को। अब आपको देखना है कि सप्लाई कब किया था ओरिजिनल, 25 मार्च को, जिसके रिलेटेड क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो इसके बाद 30th नवंबर कौन सा आएगा, 30th नवंबर 2023, और फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जब आपने एनुअल रिटर्न फाइल करी, व्हिचएवर इज अर्लियर जो डेट है, उसके बाद आप क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाओगे। फिर बात आती है डेबिट नोट की। डेबिट नोट कब इशू होगा, जब अमाउंट को बढ़ाना होगा। तो अगर सप्लायर ने वैल्यू कम डिक्लेयर करी है देन द एक्चुअल वैल्यू, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए वो क्या इशू करेगा, डेबिट नोट इशू करेगा। अगर उसने टैक्स रेट कम बताई है तो भैया उसको एक्चुअल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करेगा, डेबिट नोट इशू करेगा। मान लीजिए सामने वाले को क्वांटिटी ज्यादा रिसीव हो गया, तो अब सप्लायर उसे क्या करेगा, अमाउंट को बढ़ाएगा, तो वो डेबिट नोट इशू करेगा। डेबिट नोट से क्या होता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है, और जब गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा आएगा तो गवर्नमेंट क्या कोई टाइम लिमिट लगाएगी, गवर्नमेंट बोलेगी भैया आने दो जब आ रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप डेबिट नोट इशू करते हो तो उसके ऊपर कोई भी मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है। जिस मंथ में आपने डेबिट नोट इशू किया उस मंथ में आप क्या कर सकते हो, उस डेबिट नोट को रिटर्न्स में दिखा सकते हो, और जो भी टैक्स बनता है वो पे कर दोगे गवर्नमेंट को। इस प्रकार से आपका टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे आगे के चैप्टर पे, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड ई वे बिल। तो समझिए इसके दो पार्ट है, पहला बात करेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का, दूसरा बात करेंगे ई वे बिल का। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, यहां पे हम क्या बात करने वाले हैं कि बॉस कौन कौन से अकाउंट्स और कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। कि भैया कल को आपके पास ऑफिसर उठ के आ जाए तो आप उसको क्या डॉक्यूमेंट दिखाओगे, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो होने चाहिए कि आपने ये सप्लाई किया है। तो ऐसे केस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ते हैं। उसके लिए हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं कि भैया कहां कहां पे मेंटेन करने पड़ेंगे, कहां कहां पे मेंटेन करने पड़ेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे, कब तक मेंटेन करने पड़ेंगे और कैसे मेंटेन करने पड़ेंगे। इन सब जवाबों का, इन सब सवालों का जवाब हमें चाहिए। तो पहले बात करते हैं कहां कहां मेंटेन करने पड़ेंगे। तो यहां बोल दिया गया एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall maintain their books of accounts and records at each principal place of business and additional place of business। अगर किसी व्यक्ति के मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं तो हर प्लेस ऑफ बिजनेसेस में उस बिजनेस के रिलेटेड आपको क्या रखने पड़ेंगे, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। पहली बात, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल, कि आपने कितना प्रोडक्शन किया, कितना आपने वेस्ट कर दिया, ये सारा डिटेल कि क्या क्या प्रोडक्ट कर रहे हो, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ये सारा डिटेल आपका मेंटेन होना चाहिए। आपने क्या क्या खरीदा है, आपने क्या क्या इनवर्ड सप्लाईज ली हैं गुड्स और सर्विसेज की, आपने क्या क्या आउटवर्ड सप्लाईज प्रोवाइड कराई है, आपने क्या क्या सेल किया है,
उसका डिटेल आपके पास मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद जो आपने खरीदा होगा उसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया होगा, उसका पूरा डिटेल। आपने जो सेल किया होगा उसके ऊपर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आई होगी, उसको पे किया होगा, तो आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड का डिटेल, और उसके साथ ही आपके स्टॉक का डिटेल कि भैया आपका स्टार्टिंग में स्टॉक कितना था, कितना बना, कितना बिक गया, कितना लास्ट में बचा है, ये पूरा स्टॉक का डिटेल भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो तो आपको इनमें से 3 डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं है, 3 रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत नहीं है। एक तो आउटपुट टैक्स पेबल और पेड के रिलेटेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिलेटेड और स्टॉक ऑफ गुड्स के रिलेटेड आपको डिटेल रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया कंपोजिशन वाला तो वैसे भी आईटीसी नहीं ले सकता और टैक्स उसको वैसे भी टोटल टर्नओवर के ऊपर ही पे करना होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स भी बताए गए हैं कि बोला कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसको सारा क्वांटिटेटिव डिटेल रखना है कि कितना उसने इनपुट यूज किया, कितना उसने प्रोडक्शन किया और उसके द्वारा कितना वेस्ट किया गया, कितना बाय प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किया। पूरा क्वांटिटेटिव डिटेल उसको मंथली प्रोडक्शन अकाउंट रखने पड़ेंगे, मंथली बेसिस पे क्वांटिटेटिव डिटेल रखना पड़ेगा अगर वो मैन्युफैक्चरर है। अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइडर है तो बॉस उसको क्वांटिटेटिव डिटेल्स रखना पड़ेगा कि उसने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से गुड्स यूज किए हैं, कितना कितना गुड्स यूज किया है और कौन कौन सी सर्विसेज उसने ली हैं। ये सारी बातों का उनका क्वांटिटेटिव डिटेल उसको रखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई एजेंट है, कोई प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई करता है या प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या करता है, गुड्स प्रोक्योर करता है, उसको बोलते हैं एजेंट। तो ऐसे केस में जब भी वो किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करेगा तो वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए उस प्रिंसिपल के द्वारा। तो उसके पास वो सारे ऑथोराइजेशन होने चाहिए, जिस जिस प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो डील कर रहा है उसे ऑथोराइजेशन मिला होगा, उस ऑथोराइजेशन का कॉपी उसके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो भी गुड्स और सर्विसेज उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे खरीदे हैं या बेचे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी वगैरह सब उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसने हर प्रिंसिपल को एक अकाउंट स्टेटमेंट इशू किया होगा कि बॉस कितना उसके बिहाफ पे परचेज किया, कितना उसने बिहाफ पे सेल किया, वो अकाउंट स्टेटमेंट भी उसके पास होना चाहिए। उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कितना टैक्स पे किया है, वो सारी डिटेल्स भी उसको यहां पे मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्टर। वर्क कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है भैया? ठेकेदार, जो आपको ठेका ले लेता है कि भैया आपको मान लो कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो कंस्ट्रक्शन में गुड्स भी वही लाएगा, सर्विसेज भी वो लाएगा, बस वो आपसे एक पेमेंट लेगा और उसके बदले में आपको पूरा काम करके दे देगा। उसे बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको क्या क्या डिटेल रखनी है कि एक तो वो जिसके बिहाफ पे वो काम करके दे रहा है उसका नाम और एड्रेस, और जिससे वो सामान खरीद रहा है उसका सप्लायर का भी नेम और एड्रेस उसको होना चाहिए। उसको जो जो पेमेंट रिसीव हुआ है रेसिपिएंट से, वो पेमेंट का डिटेल, उसने कौन कौन सा गुड्स और सर्विसेज खरीदा है और उसको कितना कितना यूटिलाइज किया है, ये डिटेल भी उसको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई वेयरहाउस ऑपरेटर है, कोई वेयरहाउस या गोडाउन चलाता है या उसका ओनर है, कोई वेयरहाउस गोडाउन चलाता है या उसका ओनर है, तो उसका पूरा डिटेल रखना पड़ेगा कि उसके वेयरहाउस और गोडाउन में कौन कौन सा सामान आया, कितना कितना डिस्पैच हुआ, कितना कितना उसका एट ऑफ टाइम पड़ा है। तो उसका सारा डिटेल रखना है कि भैया डिस्पैच, रिसीट, मूवमेंट, डिस्पोजल वगैरह, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप हो ट्रांसपोर्टर तो भी आपको डिटेल रखना है कि भैया आपने कितना गुड्स ट्रांसपोर्ट किया है, कितना आपने डिलीवर कर दिया है, कितना अभी रास्ते में है, ये सारा डिटेल आपको रखना पड़ेगा। उसके अलावा ध्यान रखना, नॉर्मली जीटीए वगैरह क्या होते हैं? रजिस्टर्ड नहीं होते। जो जीटीए वगैरह होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते, तो क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर पाएंगे? तो बॉस इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में उनको क्या करना पड़ेगा? एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पे। रजिस्टर नहीं करवाना, सिर्फ जीएसटी पोर्टल पे यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना। किसको? एक तो ट्रांसपोर्टर को, ओनर या ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस या गोडाउन, इन लोगों को क्या लेना पड़ेगा? यूनिक एनरोलमेंट नंबर, और ये डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर कोई क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट है तो उसको भी ध्यान रखना है कि कितना कितना गुड्स उसने हैंडल किया है किसी पर्सन के बिहाफ पे। ध्यान रखना, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन फेल हो जाता है टू मेंटेन द अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, या फिर उसके अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में किसी पर्टिकुलर गुड्स का डिटेल नहीं है लेकिन वहां पड़ा हुआ मिल गया, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर उससे टैक्स का डिमांड कर सकता है। ये बात हो गई कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं। अब
कैसे मेंटेन करने हैं? तो भैया आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिजिटल फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और मैनुअली भी मेंटेन कर सकते हो। मैनुअली खाता बही भी रख सकते हो, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे भी मेंटेन कर सकते हो, पर हां प्रॉपर बैकअप जरूर होना चाहिए। कल को अगर आग लग जाए, बाढ़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को, उन डिटेल्स को वापस से रिस्टोर कर पाओ। तो ऐसे केस में प्रॉपर बैकअप आपके पास जरूर होना चाहिए। उसके बाद रिकॉर्ड्स को आप इरेज, इफेस्ट, ओवर रिटन नहीं करोगे, काटापीटी नहीं करोगे, और ऑडिट ट्रेल मेंटेन करने हैं कि भैया अगर रिकॉर्ड्स में कुछ चेंज किया है तो किसने चेंज किया है, कब चेंज किया है, उसके सारे ऑडिट ट्रेल आपको मेंटेन करने हैं। उसके अलावा कब तक मेंटेन करने हैं डॉक्यूमेंट्स? तो ध्यान रखना, यहां पे बताया गया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मिनिमम फॉर द फॉलोइंग पीरियड। मिनिमम इतने टाइम के लिए तो रखना ही है, उससे ज्यादा रखना चाहे तो रख सकता है। कितने टाइम के लिए? 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर टू विच सच रिकॉर्ड्स आर रिलेटेड। मान लो अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात हो रही है, तो इसके रिलेटेड एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 2024। तो वहां से 72 मंथ कितना हो गया? 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो 31 दिसंबर 2030 तक तो आपको डिटेल मेंटेन करने पड़ेंगे अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिलेटेड डिटेल है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो कि अगर आपका कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, केस चल रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो ऐसे केस में आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। मान लो वो प्रोसीडिंग चल रही है 6 साल तक, तो अब आपको डॉक्यूमेंट्स को 6 साल बाद भी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे केस में अगर 6 साल ही टाइम पीरियड रहेगा तो बाद में डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो यहां पे बोल दिया गया कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर अपील, रिवीजन या इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उसे रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। 72 मंथ तक तो मेंटेन करने ही करने हैं, जो हमने ऊपर बात करी, 72 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। उसके साथ ही आपको एक और डेट चेक करनी है, 1 ईयर फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ सच अपील, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग। जो भी प्रोसीडिंग चल रही थी वो जब खत्म होगी उसके 1 साल तक आपको वो रिकॉर्ड्स और मेंटेन करने हैं। विच एवर इज लेटर आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो नॉर्मली आपको 31 दिसंबर 2030 तक आपको मेंटेन करने थे। अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है और उसका डिस्पोजल हुआ मान लीजिए 30 सितंबर 2030 को, तो ऐसे केस में इसके बाद 1 साल कब खत्म होगा? 30 सितंबर 2031। तो 2031 और 30 विच एवर इज लेटर 31, तो 30 सितंबर 2031 तक आपको ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आती है। ये बात हुई अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की। अब हम बात करेंगे ई वे बिल की। ई वे बिल क्या होता है? देखो नॉर्मली पहले क्या होता था, अब भी होता है कि जब आप कोई सामान ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजते हो, आप ट्रांसपोर्टर के थ्रू जब भी कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हो तो ट्रांसपोर्टर आपको एक डॉक्यूमेंट देता है, दैट इज कॉल्ड वे बिल। वे बिल जिसके ऊपर सारा डिटेल लिखा होता है कि भैया कौन सा माल कहां से लेके कहां तक जाएगा, किसने भेजा है, किसको भेजा है। ये एक तरह से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है ट्रांसपोर्टर के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का। तो वहां से गवर्नमेंट को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम भी एक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लेके आए जिससे कि हम गुड्स का मूवमेंट ट्रैक कर सकें। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे देश में जब भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाए तो गवर्नमेंट को रियल टाइम बेसिस पे उसका पता लगता रहे कि कौन सा गुड्स कहां से कहां पे जा रहा है। तो गवर्नमेंट को यहां से आइडिया आया, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अब आपको क्या करेंगे, ई वे बिल मैंडेटरी कर देंगे। ई वे बिल मैंडेटरी कर देंगे। ये कब जनरेट करना पड़ेगा, बात करते हैं। ई वे बिल जब भी जनरेट होगा वो किस फॉर्म में होगा? जीएसटी EWG 01 फॉर्म में जनरेट होगा, जीएसटी ई वे बिल पोर्टल पे। कब कब जनरेट करना है ई वे बिल? तो ध्यान रखना, अगर आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हो, जब भी गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, ध्यान रखना जब भी गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। क्या सर कितने भी अमाउंट का हो तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना? तो यहां पे बोला गया कि अगर आप मूवमेंट कर रहे हो गुड्स का जहां पे कंसाइनमेंट वैल्यू, ध्यान रखना कंसाइनमेंट वैल्यू बोला है मोर देन 50,000 रुपीज है। अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो ऐसे केस में आपको गुड्स को अगर मूव करना है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अगर 50,000 तक है तो ई वे बिल जनरेट नहीं करना, लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब वो मूवमेंट भले ही आपने सप्लाई करने के लिए किया हो,
वो मूवमेंट भले ही विदाउट सप्लाई के लिए हो, मान लो प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा तो भाई उसने सप्लाई के लिए तो नहीं किया, लेकिन विदाउट सप्लाई के लिए भी किया है तो भी ई वे बिल जनरेट करना है। चाहे आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ट सप्लाई लिया हो, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है और कंसाइनमेंट वैल्यू कितना है, 50,000 से ज्यादा है। कब तक जनरेट करना पड़ेगा? अरे भैया मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना 50,000 कैसे काउंट होगा, तो 50,000 में 50,000 के अंदर आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और जो भी टैक्सेस हैं वो सारे टैक्सेस को इंक्लूड किया जाएगा, जीएसटी वगैरह को भी इंक्लूड किया जाएगा कंसाइनमेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। लेट्स से मैंने कोई 40,000 रुपीज का सामान था, वो मैंने भेजा, मूवमेंट करना है, और इसके ऊपर मान लीजिए रेट है 28%, तो सर मेरा कंसाइनमेंट वैल्यू कितना होगा, तो 40,000 प्लस 28%, ये आपका हो जाएगा, यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 50,000 से ऊपर चला जाएगा। कितना चला जाएगा 50,000 से ऊपर, इंटू 28%, ये आपका 11, तो ये हो जाएगा टोटल 11,200। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 50,000 से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंसाइनमेंट वैल्यू में जीएसटी का वैल्यू भी इंक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां पे जो मूवमेंट कर रहा हूं गुड्स की, उसमें 40,000 रुपीज का टैक्सेबल है, जो कि 18% की रेट पे टैक्सेबल है, और एक मैं गुड सप्लाई कर रहा हूं 20,000 रुपीज का जो एग्जेम्प्ट है। तो देखो एग्जेम्प्ट वाले को तो काउंट नहीं करना, और इस 40,000 को देखें 18% रेट लगा के तो ये 50,000 से कम है, तो ऐसे केस में ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मूवमेंट किया गया है फॉर अदर देन सप्लाई पर्पस के लिए, तो आप क्या इशू करते हो, नॉर्मली डिलीवरी चालान इशू करते हो। तो डिलीवरी चालान पे जो भी वैल्यू दिया होगा वो वैल्यू को क्या मान लिया जाएगा, कंसाइनमेंट वैल्यू मान लिया जाएगा। वैल्यू इन डिलीवरी चालान शैल बी कंसीडर्ड एज द कंसाइनमेंट वैल्यू। एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए आपका अमाउंट 50,000 से क्रॉस नहीं भी कर रहा है, तो भी कुछ केसेस में आपको मैंडेटरी ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। कौन कौन से केसेस में? अगर मान लीजिए प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को इंटरस्टेट ट्रांसफर किया है गुड्स का, प्रिंसिपल कहां पे था, दिल्ली में, जॉब वर्कर मान लो मुंबई में, इंटरस्टेट ट्रांसफर हुआ है गुड्स का, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, भले ही अमाउंट 50,000 रुपीज से कम का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इंटरस्टेट ट्रांसफर किया है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, हमने बोला था ना कि अगर आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे जब, कि अगर किसी ने हैंडीक्राफ्ट या हैंडमेड गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक उसका टर्नओवर 10 लाख और 20 लाख से क्रॉस नहीं कर जाता। तो अगर ऐसा पर्सन है जिसने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन लिया है इस बेसिस पे, और वो इंटरस्टेट ट्रांसफर कर रहा है हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड गुड्स, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कंपलसरीली ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ध्यान रखना सिर्फ इन दो केसेस में 50,000 से कम होने पर भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो तब 50,000 से अगर ज्यादा होगा तभी ई वे बिल जनरेट करना है, चाहे वो इंटरस्टेट सप्लाई हो चाहे इंट्रास्टेट सप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कौन जनरेट करेगा ई वे बिल, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, तो यहां पे बोला उससे पहले समझना पड़ेगा कि ई वे बिल क्या होता है। ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए, दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जो डिटेल्स होती हैं, पार्ट ए के अंदर जो डिटेल्स होती हैं वो सारी इनवॉइसेस वाली डिटेल होती है, जो ट्रांजैक्शन वाली डिटेल होती है, कि भैया कौन कौन सा गुड्स सप्लाई किया जा रहा है या कौन सा गुड्स मूव किया जा रहा है, सप्लायर का जीएसटीआईएन क्या है, रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर क्या है, कहां से डिस्पैच हो रहा है, कहां पे डिलीवर करना है, डॉक्यूमेंट नंबर, मान लो आप इनवॉइस साथ में भेजो तो इनवॉइस का नंबर क्या है, डिलीवरी चालान पे भेजो तो डिलीवरी चालान का नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर, डेट और वैल्यू वगैरह मेंशन करना पड़ता है। ये सारी चीजें जो आपको नॉर्मली इनवॉइस या डिलीवरी चालान में मिल जाएंगी। तो इसका जो पार्ट ए है ई वे बिल का, वो कौन जनरेट करेगा, तो ऐसे केस में बोला द पर्सन कॉजिंग मूवमेंट, जो व्यक्ति गुड्स का मूवमेंट करवा रहा है वो करेगा पार्ट ए जनरेट, वो करेगा पार्ट ए जनरेट। कौन होता है मूवमेंट, कौन करवाता है, देखिए अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोला कि भैया माल का ट्रांसपोर्ट मैं करके दूंगा, इसका मतलब मूवमेंट कौन कर रहा है, सप्लायर कर रहा है। तो ऐसे केस में पर्सन कॉजिंग मूवमेंट कौन हुआ, सप्लायर, और पार्ट ए कौन फाइल करेगा, सप्लायर। अगर मान लीजिए सप्लायर ने सेल किया और रेसिपिएंट ने उसका ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया, सप्लायर ने बेच दिया, अब
रेसिपिएंट उसको वहां से उठा के अपने प्लेस पे लेके आएगा। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन कौन करवा रहा है? रेसिपिएंट करवा रहा है। तो ऐसे केस में पर्सन कॉजिंग मूवमेंट कौन हो जाएगा? रेसिपिएंट हो जाएगा। अब मान लीजिए सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और उससे किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई लिया है, तो भैया रजिस्टर्ड जो रेसिपिएंट है वही क्या हो जाएगा? आपका पर्सन कॉजिंग मूवमेंट। ध्यान रखना, अगर पार्ट ए नॉर्मली तो पर्सन कॉजिंग मूवमेंट जनरेट करेगा। अगर मान लीजिए ये लोग ऑथराइज कर देते हैं ट्रांसपोर्टर को, कोरियर एजेंसी को जिसके थ्रू गुड्स भेजा जा रहा है, या ई कॉमर्स ऑपरेटर को जिसके थ्रू गुड्स भेजा जा रहा है, अगर उनको ऑथराइज कर देते हैं तो ई वे बिल वो लोग भी जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर या कोरियर एजेंसी। पार्ट ए ऑफ द ई वे बिल। पार्ट बी ऑफ द ई वे बिल में क्या होता है? उसमें ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल होती है कि कौन है ट्रांसपोर्टर, कौन से ट्रक में माल भेजा जाएगा, व्हीकल का नंबर क्या होगा, ये सारी बातें वहां पे लिखी जाती हैं। तो ध्यान रखना, अगर ट्रांसपोर्टेशन किया गया है थ्रू रोड, अगर आपने किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाया है वो भी रोड के थ्रू, तो ऐसे केस में जो ट्रांसपोर्टर है वो क्या करेगा? पार्ट बी जनरेट करेगा। पार्ट बी जनरेट करेगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके दिया है अपने खुद के कन्वेंस में, आप खुद की गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करके आ रहे हो, या फिर किसी का कन्वेंस हायर पे लेके उसमें आपने क्या किया है? गुड्स को भेजा है, या फिर आपने गुड्स भेजा है रेलवेज, एयर और वेसल के थ्रू, तो ऐसे केस में वो लोग ई वे बिल जनरेट नहीं करेंगे। ऐसे केस में पार्ट बी भी किसको फाइल करना पड़ेगा? पर्सन कॉजिंग मूवमेंट, जो हमने ऊपर डिस्कस किया होता है पर्सन कॉजिंग मूवमेंट, उसी को ही पार्ट बी भी जनरेट करना पड़ेगा। सिर्फ अगर जीटीए किसी गुड्स रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहे हो तो बॉस तभी ट्रांसपोर्टर पार्ट बी जनरेट करेगा, वरना पर्सन कॉजिंग मूवमेंट को ही जनरेट करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, बिल टू शिप टू मॉडल जब होता है तो उसमें क्या होता है कि एक पार्टी को बिल किया जाता है, दूसरी पार्टी को शिप किया जाता है, तो वहां पे दो सप्लाईज होती हैं। तो क्या सर वहां पे ई वे बिल भी दो बार जनरेट होगा बिल टू शिप टू में? ध्यान रखना, ई वे बिल जनरेट किया जाता है फॉर द मूवमेंट। गुड्स का मूवमेंट सिर्फ एक बार ही हो रहा है बिल टू शिप टू मॉडल में। बिल टू शिप टू मॉडल में देखोगे तो इंस्ट्रक्शन भेजा गया और डायरेक्टली कहां पे डिलीवर हो गया? उस बंदे के यहां पे डिलीवर हो गया। तो इसका मतलब वहां पे एक ही मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, और एक ही बार अगर मूवमेंट हो रहा है तो सिंगल ई वे बिल ही जनरेट करना है, बार बार ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। और दोनों सप्लायर में से कोई भी सप्लायर इस ई वे बिल को जनरेट कर सकता है। अब अगर ई वे बिल की बात करें तो ई वे बिल तभी वैलिड माना जाएगा जब उसका पार्ट ए भी फाइल कर दोगे और पार्ट बी भी फाइल कर दोगे। इसका मतलब सिर्फ पार्ट ए फाइल करने से ई वे बिल कंप्लीट नहीं माना जाएगा। लेकिन उसका एक्सेप्शन है कि कुछ केसेस में अगर आप पार्ट बी नहीं भी फाइल करोगे तो भी उसको वैलिड मान लिया जाएगा। किस केसेस में? अगर आपने गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया है फॉर डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 50 किलोमीटर होना चाहिए डिस्टेंस और विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी होना चाहिए, और वो भी कंसाइनर्स प्लेस टू ट्रांसपोर्टर्स प्लेस एंड ट्रांसपोर्टर्स प्लेस टू कंसाइनी प्लेस। ध्यान रखना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मुझे दिल्ली से मुंबई गुड्स भेजना है, दिल्ली से मुंबई गुड्स भेजना है, तो ऐसे केस में दिल्ली में मान लो मेरा दुकान है, यहां पे चांदनी चौक में, और जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू मुझे मुंबई सामान भेजना है उसका जो प्लेस है वो कहां पे है? हौज खास करके जगह है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरे चांदनी चौक वाले गोदाम से कहां भेजना पड़ेगा माल? ट्रांसपोर्टर के गोदाम में, कहां पे? हौज खास। तो वो विद इन दिल्ली है, दिल्ली के अंदर ही है, 50 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, मान लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी है। तो ऐसे केस में मैं क्योंकि कंसाइनर के प्लेस से कहां पे भेज रहा हूं? ट्रांसपोर्टर के प्लेस पे, ताकि वो आगे उसको गुड्स कहां पे ले जा सके? मुंबई ले जा सके। तो ऐसे केस में बॉस यहां पे ई वे बिल का सिर्फ पार्ट ए भी जनरेट कर दोगे तो भी काम हो जाएगा, पार्ट बी जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए गुड्स पहुंच गया मुंबई, और मुंबई में जो ट्रांसपोर्टर का प्लेस है वो कहां पे है? बोरीवली में। तो बोरीवली में गुड्स भेज दिया। अब जो वहां पे रेसिपिएंट का गोदाम है वो कहां पे है? अंधेरी में। तो बोरीवली से अंधेरी अगर गुड्स ले जाया जा रहा है, मान लीजिए डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और है विद इन सेम स्टेट में, तो ट्रांसपोर्टर्स प्लेस टू कंसाइनीज प्लेस जब गुड्स लेके जाया जाएगा तो आपको पार्ट बी जनरेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पार्ट ए भी जनरेट कर दोगे तो काफी है। पर मान लीजिए अगर गुड्स डायरेक्टली कंसाइनर के प्लेस से कंसाइनी के प्लेस जा रहा होता और डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम होता, सेम स्टेट में होता, तो आपको पार्ट ए और बी दोनों जनरेट करने पड़ते, तो वहां पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं था।
उसके बाद अगर मान लीजिए एक ट्रक वाले के पास बहुत सारे ई वे बिल हो गए, वो बहुत सारे लोगों का सामान लेके जा रहा है, उसके पास बहुत सारे ई वे बिल हो गए, तो उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई कि वो ट्रांसपोर्टर चाहे तो पोर्टल पे जाके उन सारे ई वे बिल्स को डिक्लेयर करेगा और एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या कर लेगा, जनरेट कर लेगा, ताकि उसको ज्यादा ई वे बिल कैरी ना करने पड़े। दूसरी बात, अब मान लीजिए जो लोग ट्रांसपोर्टर के थ्रू सामान भेज रहे हैं वो उनका सामान का वैल्यू लेस देन 50,000 है, तो अब ये लोग तो ई वे बिल जनरेट करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 50,000 से कम का वैल्यू है। पर जो ट्रांसपोर्टर था उसके पास इतने लोगों ने सामान जमा करवा दिया कि वो टोटल मिला के 50,000 रुपीज से ज्यादा हो गया, तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर उसके कन्वेंस में टोटल सामान भी 50,000 रुपए से ज्यादा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टर के ऊपर लगा दी गई। कैसे जनरेट करना है ई वे बिल? सबसे पहले पार्ट ए फाइल किया जाएगा बाय द पर्सन कॉजिंग मूवमेंट, और उसके बाद एक टेम्पररी नंबर जनरेट होगा, उसके बेसिस पे ट्रांसपोर्टर पार्ट बी फाइल कर देगा। ध्यान रखना यहां पे, क्योंकि ई वे बिल हमें किसको भेजना होता है? ट्रांसपोर्टर को भेजना होता है पोर्टल के ऊपर, तो कोई आईडी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम ट्रांसपोर्टर को कॉमन पोर्टल पे भेज दें। तो ट्रांसपोर्टर जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा? एनरोलमेंट लेना पड़ेगा ऑन ई वे बिल पोर्टल, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टर आईडी। ट्रांसपोर्टर आईडी जीएसटीआईएन की तरह ही होता है। तो उस ट्रांसपोर्टर आईडी को जैसे ही पोर्टल पे फिल करोगे तो उसके पास ऑटोमेटिकली क्या चला जाएगा? ई वे बिल चला जाएगा और वो पार्ट बी फाइल करके ई वे बिल कंप्लीट कर देगा। अब ध्यान रखना, अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है, अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो वो सारे स्टेट का जीएसटी नंबर बता के एक कॉमन ट्रांसपोर्टर आईडी ले सकता है, यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकता है, जिसके बेसिस पे वो ई वे बिल जनरेट करेगा। तो ये प्रोसेस हो गई ई वे बिल जनरेट करने की। अब बात आती है कि भाई वैलिडिटी कितनी होती है ई वे बिल की? क्या एक बार बना दिया तो जिंदगी भर के लिए काम करेगा? नहीं बॉस, ध्यान रखना, डिस्टेंस के बेसिस पे वैलिडिटी बताई गई है। तो देखो दो तरह का होता है, जो शिपमेंट होता है वो दो तरीके का होता है कि मान लीजिए यहां पे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा शिपमेंट है जहां पे वो बहुत बड़ा शिपमेंट है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यहां पे ओवर डायमेंशनल कार्गो। कि अगर मान लीजिए आपने जो सामान भेजा है वो ओवर डायमेंशनल कार्गो है, कि मतलब बहुत बड़ा सामान है, ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो भैया जितना बड़ा सामान होगा तो वो जाएगा भी धीरे धीरे जाएगा, तो उसको टाइम लगेगा। या फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट है। मल्टी मॉडल शिपमेंट मतलब कि भाई हमने सामान भेजा, उसमें सामान एयरवेज के थ्रू भी जा रहा है, ट्रक के थ्रू भी जा रहा है, शिप के थ्रू भी जा रहा है। मान लीजिए मेरे को दिल्ली से भेजना है गोवा, तो मैंने दिल्ली से मुंबई भेजा, किसके थ्रू? ट्रक के थ्रू। मुंबई से गोवा भेजा शिप के थ्रू। तो ये क्या हो गया? मल्टी मॉडल शिपमेंट, जिसमें एक से ज्यादा मैंने तरीके अपनाए हैं। अब उसमें से अगर एक भी पार्ट शिप के थ्रू जा रहा है, किसके थ्रू? शिप के थ्रू जा रहा है, तो ध्यान रखना शिप क्या चलती है? धीरे धीरे चलती है। जो ट्रक होता है, जो एयरवेज होता है, वो तेज चलते हैं, पर जो शिप होती है उसकी स्पीड क्या होती है? बहुत कम होती है। तो ऐसे केस में अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट में एक भी लेग इन्वॉल्व है शिप की, इन पार्ट को क्या बोलते हैं? लेग। अगर एक भी लेग शिप के थ्रू जा रहा है तो ऐसे केस में उसको ज्यादा टाइम दिया जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है, बड़ा कार्गो है, या मल्टी मॉडल शिपमेंट जिसमें एक लेग इन्वॉल्व है शिप से, तो ऐसे केस में आपको हर 20 किलोमीटर के लिए 1 डे दिया जाएगा। हर 20 किलोमीटर के लिए 1 डे दिया जाएगा। फॉर एवरी 20 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर ऑफ, एक एडिशनल दिन आपको दे दिया जाएगा। कि अगर 20 किलोमीटर तक का रास्ता तो एक दिन, उससे आगे 20 किलोमीटर फिर एक दिन और दे दिया जाएगा। इस तरीके से एडिशनल दिन दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, या फिर आपके मल्टी मॉडल शिपमेंट में भी शिप इन्वॉल्व नहीं है, आपने सिर्फ ट्रक या एयरवेज का यूज करके भेजा है, तो बॉस ऐसे केस में आपको हर 200 किलोमीटर के लिए एक दिन दिया जाएगा, 200 किलोमीटर के लिए एक दिन दिया जाएगा, और 2 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए फिर एक एडिशनल दिन दिया जाएगा। अब ये वैलिडिटी कब से स्टार्ट होगी? ये वैलिडिटी स्टार्ट होगी रिलेवेंट डेट से। रिलेवेंट डेट क्या होगी? कि भैया जिस दिन आपने ई वे बिल जनरेट किया है उस दिन की रात को 12 बजे से ये वैलिडिटी स्टार्ट होगा। उस दिन की रात को 12 बजे से आपका वैलिडिटी स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 सितंबर को सुबह 2 बजे आपने ई वे बिल जनरेट किया, तो ऐसे केस में आपका जो वैलिडिटी स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा? 10 सितंबर
और 11 सितंबर के बीच में जो रात होगी 12 बजे, वहां से वैलिडिटी स्टार्ट होगा। और कितना वैलिडिटी होगा, मान लीजिए आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है या शिप के थ्रू भी नहीं जा रहा, तो मान लीजिए डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, तो हर 200 किलोमीटर के लिए एक दिन, तो 500 किलोमीटर के लिए कितने हो जाएंगे, 3 डेज। तो 10 सितंबर 11 सितंबर की रात को 12 बजे से वैलिडिटी स्टार्ट होगा, 3 दिन काउंट करेंगे, 12 13 14, तो आपको 13 सितंबर और 14 सितंबर की रात 12 बजे तक इस ई वे बिल का क्या रहेगा, वैलिडिटी रहेगा। उसके बाद मान लीजिए आपने ई वे बिल जनरेट किया 11:58 PM, तो इसका मतलब रात को 12 बजे से जस्ट 2 मिनट पहले, तो भी आपका ई वे बिल का वैलिडिटी कब स्टार्ट होगा, 12 बजे। पूरे दिन में कभी भी ई वे बिल जनरेट करो, उसका जो वैलिडिटी स्टार्ट होगा वो रात को 12 बजे से स्टार्ट होगा। और मान लीजिए इस बार आपका जो ओवर डायमेंशनल कार्गो है या बड़ी शिप इन्वॉल्व है, और ऐसे केस में आपका क्या है, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अब 20 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलेगा, तो 70 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 4 डेज हो जाएंगे। तो यहां से 4 डेज काउंट करेंगे, तो आपका वैलिडिटी रहेगा 14th और 15th की रात के बीच 12 बजे तक आपका वैलिडिटी रहेगा ई वे बिल का। ठीक है, इस प्रकार से आपको ई वे बिल वैलिडिटी देखनी है। उसके बाद अगर देखो, हो सकता है कि रास्ते में आपको ट्रक चेंज करना पड़ जाए, ट्रक में खराबी आ गई, चेंज करना पड़ गया, या फिर मान लो आपका ट्रक चेंज हो, किसी भी कारण से आपका कन्वेंस चेंज हो सकता है, कितनी भी बार चेंज हो सकता है। जब भी आप गुड्स को एक ट्रक से उतार के दूसरे ट्रक में भेजोगे, तो भैया जो पार्ट बी में आपने ट्रक का नंबर डाला था वो आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। जब भी गुड्स एक कन्वेंस से दूसरे में जाएगा तो उसका कन्वेंस डिटेल अपडेट करना पड़ेगा। अगर मान लो रास्ते में कहीं पे भी आपका ट्रक चेक हो, तो भैया ई वे बिल के ऊपर जो ट्रक का नंबर है उसी ट्रक में आपके गुड्स मिलने चाहिए, वरना सामने वाला क्या करेगा, पेनल्टी लगा देगा। उसके बाद अगर आप 24 आवर्स में आप स्टार्ट नहीं करते हो ट्रांसपोर्टेशन, तो भैया आप 24 आवर्स के अंदर उसे क्या कर सकते हो, उस ई वे बिल को कैंसिल भी कर सकते हो, बट उसके बाद पॉसिबल नहीं है। और अगर मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया और रास्ते में आपका ई वे बिल वेरीफाई हो गया, किसी ने रोक के चेक कर लिया, तो ऐसे केस में फिर आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। और ध्यान रखना, अगर मान लीजिए एक्सेप्शनल केसेस हैं, कोई फ्लड हो गया, स्ट्राइक हो गई, किसी वजह से आप वैलिडिटी पीरियड के अंदर गुड्स को नहीं पहुंचा पाए, तो ऐसे केस में आप उस वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हो। आपको रीजन बताना पड़ेगा, 8 घंटे के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा वैलिडिटी एक्सटेंड। अब जब भी ई वे बिल जनरेट किया जाएगा, अगर सप्लायर ने जनरेट किया है तो इस डिटेल्स को रेसिपेंट के पास भेजा जाएगा, अगर रेसिपेंट ने जनरेट किया है तो भेजा जाएगा सप्लायर के पास। तो ये लोग क्या करेंगे, उस ई वे बिल की जो डिटेल्स हैं उसको वेरीफाई करेंगे पोर्टल के ऊपर कि भैया ई वे बिल में जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट दी गई हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। उसके बाद कहां पे कौन कौन से केसेस में आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना है, कौन कौन से केसेस में आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना। अगर मान लीजिए आप सप्लाई कर रहे हो एलएनजी गैस की, लिक्विड नेचुरल गैस, कैरोसिन ऑयल की, देखो जो बीपीएल खातों पे आपको कैरोसिन ऑयल मिलता है तो उसको सप्लाई किया जाता है, तो ऐसे केस में उसकी सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। अगर मान लीजिए पोस्टल डिपार्टमेंट, अब पोस्टल डिपार्टमेंट तो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है इधर से उधर पोस्ट का, तो क्या उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, बॉस उसको ई वे बिल जनरेट नहीं करना। अगर मान लीजिए कोई कीमती सामान है, जैसे पर्ल्स, सेमी प्रीशियस, प्रीशियस स्टोन, हीरे मोती, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, ये सारा सामान है, करेंसी है, अगर इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो भैया सिक्योरिटी रीजन से ये बोल दिया गया कि आपको इसके ऊपर ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट अगर नकली ज्वेलरी है तो आप करोगे, वरना आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो पर्सनल और हाउस होल्ड डिफेक्ट, अगर आपके कोई पर्सनल और हाउस होल्ड डिफेक्ट है, आपने घर का सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हो, तो बॉस उसमें ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। कोरल वर्क डन वर्क, उसके भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह से, तो ई वे बिल जनरेट नहीं करना। अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ऐसे गुड्स का जो कि एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी, या अल्कोहलिक लीकर का जो जीएसटी के स्कोप से बाहर है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जैसे पेट्रोल, डीजल, हाई जो आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, पेट्रोलियम क्रूड है, ये सारे क्या जीएसटी से बाहर हैं, तो ऐसे लोगों का, ऐसे प्रोडक्ट्स का भी आपको मूवमेंट के लिए ई वे बिल जनरेट नहीं करना। अगर मान लीजिए शेड्यूल 3 में कोई चीज नोट सप्लाई है, सप्लाई नहीं है,
तो ऐसे केस में भी उसका ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। नेपाल भूटान से कोई गुड्स आ रहा है या वहां पे जा रहा है तो उसके लिए भी आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना। अगर मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री किसी गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे कर रही है, क्योंकि भैया डिफेंस मिनिस्ट्री का गुड्स मूवमेंट सीक्रेट रहना चाहिए, तो यहां पे ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट कर रही है गुड्स का थ्रू रेलवे, तो ऐसे केस में उनको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर है, खाली कंटेनर है, तो उनको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। जो सिलेंडर होते हैं जिनमें एलएनजी गैस भर के सप्लाई किया जाता है, ऐसे सिलेंडर, खाली सिलेंडर को अगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो वहां पे भी आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप उस सामान को तुलाई करवाने के लिए, तौलने के लिए, वेमेंट के लिए विद इन 20 किलोमीटर आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए सामान सप्लाई किया गया है टू और बाय यूनिट रन कैंटीन्स, ध्यान रखना डिफेंस वालों की यूनिट रन कैंटीन्स चलती हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वालों ने कोई न्यूक्लियर फ्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है, तो उसके ऊपर ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। दूसरी बात, अगर गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया है कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन से लेके इनलैंड कंटेनर डिपो तक, कस्टम फ्रेट स्टेशन तक, या वाइस वर्सा, ये सारा किसकी देखरेख में होता है, कस्टम वालों की देखरेख में होता है, तो ऐसे केस में आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ और प्रोविजन ई वे बिल से रिलेटेड कि बॉस मान लीजिए आपने एक कंसाइनमेंट भेजा, आपने अलग अलग इनवॉइसेस पे अलग अलग सामान भेजा, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान गया भी सेम ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रक में गया है, सेम पार्टी ने दूसरी सेम पार्टी को बेचा है, तो क्या दो अलग अलग इनवॉइसेस के लिए क्या अलग अलग सेम ई वे बिल जनरेट किया जा सकता है? तो बोला गया कि भाई मल्टीपल अगर इनवॉइसेस हैं तो ऐसे केस में मल्टीपल ई वे बिल ही जनरेट करने पड़ेंगे, सिंगल ई वे बिल से काम नहीं चलेगा। तो यहां पे आपने एक इनवॉइस 80,000 का, एक 60,000 का, तो आपने भले इसको सेम ट्रक में भेजा हो, सेम पार्टी ने सेम बंदे को भेजा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसका अलग ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, इसका अलग ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। जब भी आप गुड्स कैरी करोगे, गुड्स को मूव करवाओगे, तो आपके पास जो पर्सन इन चार्ज होता है, भैया ट्रक चलाने वाला ड्राइवर या उसके साथ बैठने वाला, या फिर रेल में गार्ड हो गया, या एयरवेज में जो आपका कैप्टन हो गया, इन सब लोगों के पास इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो भी गुड्स कैरी कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट उनके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन से हो सकते हैं भैया? इनवॉइस हो सकता है, बिल ऑफ सप्लाई हो सकता है, डिलीवरी चालान हो सकता है, उसके साथ ही कॉपी ऑफ ई वे बिल आपके साथ होनी चाहिए अगर एप्लीकेबल है। और ध्यान रखना, अगर रेलवेज, एयर और वेसल के थ्रू जा रहा है तो ऐसे केस में ई वे बिल की कॉपी होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे केस में अगर आप इंपोर्टेड गुड्स ला रहे हो, मूवमेंट करवा रहे हो, तो उसका बिल ऑफ एंट्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद रास्ते में आपको रोक के, आपका व्हीकल को रोक के उसको ई वे बिल को वेरीफाई किया जा सकता है, और एक स्टेट में एक बार ही फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, बार बार नहीं होगा, और जो भी वेरिफिकेशन होगा उसकी एक रिपोर्ट 24 आवर्स के अंदर पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएगी, फाइनल रिपोर्ट 3 दिन के अंदर। ई वे बिल फैसिलिटी को ब्लॉक भी किया जा सकता है अगर आप कोई नॉन कंप्लायंस करते हो। जैसे देखो, फॉलोइंग पर्सन कैन बी ब्लॉक्ड फ्रॉम जनरेटिंग ई वे बिल, किन किन लोगों को ई वे बिल जनरेट करने से ब्लॉक किया जा सकता है? एज ए सप्लायर, मान लीजिए आप सप्लायर हो, आप कोई भी सप्लाई करोगे, आप गुड्स का क्या करोगे, मूवमेंट करोगे, तो ऐसे केस में अगर आप ई वे बिल जनरेट करने जाओगे तो आपको क्या करेगा, कमिश्नर रोक देगा ई वे बिल जनरेट करने से। क्यों रोकेगा, किस कारण की वजह से? अगर आपने कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर होते हुए आपने 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए आपने स्टेटमेंट फाइल नहीं किया CMP 08, आप रेगुलर टैक्स पेयर होते हुए आपने 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए आपने रिटर्न फर्निश नहीं करी, रेगुलर टैक्स पेयर होते हुए आपने 2 कंसेक्यूटिव मंथ और क्वार्टर्स के लिए GSTR 1 फाइल नहीं किया, आपने रजिस्ट्रेशन आपका सस्पेंड हो गया, तो ऐसे केस में कमिश्नर आपको मना कर देगा कि बॉस आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, तो उसका मतलब आप मूवमेंट नहीं कर सकते। पर हां, अगर आपने इनवर्ड सप्लाई ली है किसी व्यक्ति से, तो वो आप उसके ऊपर ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, उसके ऊपर आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती है। उसके बाद एक स्पेशल केस है, समझना कि भैया अगर मान लो मैंने दिल्ली से सामान भेजा मुंबई, और मुंबई वाला रेसिपिएंट अभी इसका डिलीवरी नहीं लेना चाहता, तो भैया ट्रांसपोर्टर जिसके थ्रू मैंने भेजा, मुंबई में एक उसका गोडाउन है,
एक गोडाउन है, उसने ट्रांसपोर्टर ने उस गोडाउन में सामान रख दिया। तो पहली बात, अगर रेसिपिएंट को अपना सामान ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में रखना है तो बॉस उसे उस प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर ई वे बिल की बात करें तो हमने दिल्ली से मुंबई का ई वे बिल बनाया था। जैसे ही ट्रांसपोर्टर ने अपने गोडाउन में गुड्स को रखा, उसका ई वे बिल का काम हो गया, उस ई वे बिल का काम हो गया। अब जब नेक्स्ट मूवमेंट होगा, क्योंकि ये मूवमेंट तो कंप्लीट हो गया, अब जब नेक्स्ट मूवमेंट होगा इस ट्रांसपोर्टर के गोडाउन से लेकर रेसिपिएंट के प्लेस तक, तो उसके लिए नया ई वे बिल बनाना पड़ेगा, आपको अलग से नया ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ये इतनी सी बात है जो इस पॉइंट में करता है। ठीक है, चलिए, ये आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ई वे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम जो जाएंगे, आगे जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज कॉल्ड रिटर्न चैप्टर। देखो, रिटर्न चैप्टर में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अलग अलग टाइप की रिटर्न्स के, क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए जो रिटर्न हमने अभी तक डिस्कस किया था आईटीसी चैप्टर में भी, कि एक तो होता है जीएसटीआर 1, एक तो होता है जीएसटीआर 1 जो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज रिफ्लेक्ट होती हैं, जिसमें कि भैया जो आपने सेल किया है वो आप किस में दिखाते हो, जीएसटीआर 1 में। फिर आपका एक जीएसटीआर 2 भी होता है, जिसके अंदर आपने जो भी सामान परचेज किया उसका डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बेसिस पे आप क्या फाइल करते हो, जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हो। ये हमने अभी तक नॉर्मल पढ़ा था। अब ये तो पढ़ेंगे, उसके अलावा भी कुछ लोगों को स्पेशल रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है, उनकी भी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 1 की और जीएसटीआर 3B की। तो ये रिटर्न हर रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करनी होती है, इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी ये जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करना होता है। और ध्यान रखना, किन लोगों को ये फाइल नहीं करना होता जीएसटीआर 1 और 3B, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, ओआईडीआर सर्विसेज प्रोवाइडर या सप्लायर ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग। अगर ये लोग हैं तो इनको जीएसटीआर 1 और 3B फाइल नहीं करना होता, क्योंकि इनके लिए सेपरेट रिटर्न प्रिस्क्राइब की गई है, तो इनको जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब जीएसटीआर 1 और 3B जो बंदा फाइल करेगा उसकी ड्यू डेट क्या है, देखो, अगर उस बंदे ने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखी है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्यूआरएमपी स्कीम क्या होता है। क्यूआरएमपी स्कीम होता है कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, कि आप जो रिटर्न फाइल करते हो जीएसटीआर 1 3B, नॉर्मली तो आपको मंथली बेसिस पे फाइल करनी होती है। कुछ लोगों को अलाउ किया गया है कि वो क्वार्टरली बेसिस पे भी फाइल कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति क्वार्टरली रिटर्न बेसिस फाइल करता है तो ऐसे केस में उसको क्वार्टर खत्म होने के उसके अगले महीने में 13 तारीख तक जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं करता, मंथली बेसिस पे करता है, तो अगले महीने की 11वीं तारीख तक आप उसको जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। अगर जीएसटीआर 3B की बात करें तो अगर उसने क्यूआरएमपी ऑप्ट कर रखा है तो उसको अगले महीने की, क्वार्टर के बाद अगले महीने की 22 या 24 तक जीएसटीआर 3B फाइल करनी पड़ेगी। 22 या 24 वो डिपेंड करेगा कि वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। उसके अलावा अगर उसने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं कर रखी तो अगले महीने की 20 तारीख तक वो क्या करेगा, जीएसटीआर 3B फाइल करेगा। तो अभी तक हम सारे क्वेश्चन में जो ड्यू डेट लेते आ रहे थे 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, वो यहीं से ले रहे थे अपन जीएसटीआर 3B का। अब एक बात, जीएसटीआर 1 में जो आपको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फाइल करनी है वो कैसे फाइल करनी है, ध्यान रखना, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट देख लेना कि अगर आपने B2B सप्लाई करी है, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई की, सामने वाला रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या फिर यूआईएन होल्डर है, तो ऐसे केस में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी जीएसटीआर 1 में, क्योंकि तभी तो वो सामने वाले के जीएसटीआर 2B में जाएगी और सामने वाला उसका क्या ले पाएगा, आईटीसी ले पाएगा। तो आपने अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग यूआईएन होल्डर को अगर आपने सप्लाई किया है तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने B2C सप्लाई की है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है और इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो बॉस आप हर टैक्स रेट पे जो एप्लीकेबल है सप्लाई, उनकी कंसोलिडेटेड डिटेल्स आप फाइल कर सकते हो कि 5% वाली सप्लाई इतनी है, 12% वाली इतनी है, 18 वाली इतनी है, इस प्रकार से। अगर मान लीजिए B2C सप्लाई है लेकिन है इंटर स्टेट, अगर इंटर स्टेट है तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया इनवॉइस वैल्यू अगर 1 लाख रुपए तक की है तो ऐसे केस में आप स्टेट वाइज हर स्टेट में कौन कौन सी रेट पे कितना कितना सप्लाई हुआ है वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे बता सकते हो। और अगर 1 लाख रुपीस से ज्यादा इनवॉइस वैल्यू है तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल ही देनी पड़ेगी, चाहे आप B2C सप्लाई कर रहे हो इंटर स्टेट।
उसके बाद अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाती है रिटर्न में, तो क्या सुधारा जा सकता है? तो वैसे तो जीएसटी में एक बार जो रिटर्न फाइल हो गई उसको वापस से रिवाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आगे आप रिटर्न फाइल करोगे, सब्सिक्वेंट रिटर्न फाइल करोगे, उनमें आप क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट टेबल्स के थ्रू उसे अमेंड कर सकते हो। पर वो भी मैक्सिमम कब तक? जिस फाइनेंशियल ईयर की वो गलती है उसके बाद जो 30th नवंबर आएगा फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वहां तक आप रेक्टिफाई कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। एक और ऑप्शन दिया गया कि अगर आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद आपको गलती पता लगी कि आपने गलत कर दिया कुछ जीएसटीआर 1 में और जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले पता लग गई, तो इस दौरान आप जीएसटीआर 1A भी फाइल कर सकते हो, जहां पे आप अपनी गलती सुधार सकते हो। हालांकि अगर आपको टैक्स अथॉरिटीज ने पकड़ लिया, आपको डिपार्टमेंट ने आके पकड़ लिया, आपकी गलती पकड़ ली, तो ऐसे केस में आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो गलती आपने नहीं पकड़ी, डिपार्टमेंट ने पकड़ी है। उसके बाद कुछ केसेस में आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने नहीं दिया जाएगा। कुछ केसेस में आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने नहीं दिया जाएगा। कब तक? अगर आपने पिछले टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी, आप मंथली टैक्स पेयर हो तो पिछले मंथ की, अगर आप क्वार्टरली वाले हो तो क्वार्टरली लास्ट मंथ की, लास्ट क्वार्टर की, आपने अगर जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी तो ऐसे केस में आपको यहां पे जीएसटीआर 1 फाइल करने नहीं दी जाएगी। अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम बैंक अकाउंट डिटेल देना था, अगर वो आपने नहीं दिया तो ऐसे केस में भी आपको जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करने देंगे। अगर आपको इंटीमेशन दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा कि बॉस आपने जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा दिखा दी है देन जीएसटीआर 3B, इसका मतलब आपने ज्यादा सप्लाई दिखा दी है पर टैक्स कम वैल्यू पे किया है, तो या तो आप उसके बदले में टैक्स पे कर दो या फिर आपको उसका रिप्लाई देना होता है। तो अगर आपके पास इंटीमेशन आया और आपने उसका ना तो टैक्स पे किया ना ही आपने रिप्लाई किया, तो बॉस ऐसे केस में आपकी जीएसटीआर 1 फाइल करने से आपको रोक दिया जाएगा। मान लीजिए आपके पास इंटीमेशन आता है कि आपके जो जीएसटीआर 2B में जो अमाउंट है वो कम है, जिससे ज्यादा आपने आईटीसी क्लेम कर लिया जीएसटीआर 3B में, आपको इंटीमेशन आया तो आपने ना तो उसका रिप्लाई किया ना आपने टैक्स पे किया, तो बॉस आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने से रोक दिया जाएगा। अब उसके साथ ही जब आप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की बात करते हो तो उसकी लेट फीस के बारे में समझ लेना कि लेट फीस वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है। लेट फीस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, आप पढ़ सकते हो अगर देखना है तो। उसके बाद जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2A क्या है? एक सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट है जो रियल टाइम बेसिस पे क्या होता है, अपडेट होता है कि सामने वाले सप्लायर ने जैसे ही आउटवर्ड सप्लाईज अपलोड करी, आपके जीएसटीआर 2A में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सामने वाले ने सेल दिखाया आपके जीएसटीआर 2A में आ जाएगा और जैसे जैसे अपलोड होता जाएगा चेंज होता जाएगा। अब जीएसटीआर 2B क्या होता है? ये उसी का एक पार्ट होता है कि भाई एक सर्टेन डेट को जब सामने वाले का जीएसटीआर फाइल करने का टाइम खत्म हो जाएगा अगले महीने की 13 तारीख को, तो उसके बाद 14th को क्या होगा, जीएसटीआर 2B एक स्टेटमेंट आ जाएगा जिसके अंदर पूरा एक महीने का आपका क्रेडिट का ब्यौरा लिखा होगा, वो लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ द जीएसटीआर 1 पे जनरेट होगा। ये थी रिटर्न जो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए है। अब जो लोगों को हमने एक्सक्लूड किया था उनके लिए कुछ रिटर्न्स हैं। जो कॉम्पोजिशन सप्लायर है उसको जीएसटी सीएमपी 08 में क्वार्टरली बेसिस पे क्या करना होता है, एक स्टेटमेंट फाइल करना होता है। कब तक? अगले महीने की 18 तारीख तक सीएमपी 08 रिटर्न, ये स्टेटमेंट है जिसमें वो अपना सेल दिखाएगा, उसके ऊपर कितना टैक्स पे होता है वो पे कर देगा। उसके बाद उस कॉम्पोजिशन सप्लायर को एक जीएसटीआर 4 रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। वो कब? एनुअल बेसिस पे। कब तक? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 जून तक। उसके बाद अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसको जीएसटीआर 5 फाइल करनी है मंथली बेसिस पे। कब तक? या तो अगले महीने की 13 तारीख तक, या फिर उसका जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी पीरियड था उसके रजिस्ट्रेशन का, वो खत्म होने के 7 डेज तक, विच एवर इज अर्लियर। समझना कि अगर मान लो उसका वैलिडिटी खत्म हो गया 25 अगस्त को, तो उससे 7 दिन काउंट करके या तो 2 सितंबर तक और 30 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर, 2 सितंबर तक आपको जीएसटीआर 5 फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ओआईडीआर सर्विसेज प्रोवाइडर हो, ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले हो, तो आपको जीएसटीआर 5A फाइल करना है मंथली बेसिस पे अगले महीने की 20 तारीख तक। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, जीएसटीआर 6 फाइल करना है मंथली बेसिस पे अगले महीने की 13 तारीख तक। जीएसटीआर 7 टीडीएस डिडक्टर को मंथली बेसिस पे अगले महीने की 10 तारीख तक।
टीसीएस कलेक्टर को मंथली बेसिस पे अगले महीने की 10 तारीख तक जीएसटीआर 8। उसके बाद अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 9 फाइल करनी पड़ेगी। जीएसटीआर 9 फाइल करनी पड़ेगी। क्या फाइल करनी पड़ेगी? एक्सेप्ट सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, इन लोगों को छोड़ के अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनुअल बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 9 फाइल करना पड़ेगा। कब तक? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 9 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब्जेक्टेड टू ऑडिट बाय कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल है तो ऐसे केस में उसे जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना है। यह बात समझ में आ गई। ये एनुअल बेसिस पे अगले फाइनेंशियल ईयर के बाद 31 दिसंबर जो आएगा, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात हो रही है तो इसके बाद 31 दिसंबर 24 तक उसको क्या करना है, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 में फाइल करना है। लेकिन सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर को ये रिटर्न फाइल नहीं करना है। उसके बाद जीएसटीआर 9C देखेंगे, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीस। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करता है, एक्सेप्ट सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आपको 9C फाइल करना पड़ेगा। 9C क्या होता है? देखो 9C क्या होता है कि जो आपने जीएसटीआर 9 में डिटेल फाइल करी है वो किसके अकॉर्डिंग करी है, जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, और आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाए होंगे, वो किसके अकॉर्डिंग बनाए होंगे, इंडियस या एएस जो भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या प्रोवाइड करना होता है, रिकंसिलिएशन प्रोवाइड करना होता है। सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट होती है जीएसटीआर 9 और 9C के बीच में। ये बात समझ में आ गया आपको? वो तभी फाइल करना है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करता है। और सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर को फाइल नहीं करना, एनुअल बेसिस पे 31 दिसंबर तक ही फाइल करना है। कुछ और बातें कि अगर मान लीजिए आपका ड्यूरिंग द पीरियड अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो भी आपको क्या करना है, नील जीएसटीआर 1, नील जीएसटीआर 3 भी आपको फाइल करनी पड़ेगी। आप कॉम्पोजिशन सप्लायर हो, आपका कोई सेल नहीं हुआ ड्यूरिंग द क्वार्टर तो भी आपको नील जीएसटी सीएमपी 08 फाइल करना पड़ेगा। आप एनआरटीपी हो, आपने कोई सप्लाई नहीं किया ड्यूरिंग द मंथ तो आपको फिर भी नील जीएसटीआर 5A फाइल करना पड़ेगा। जीएसटीआर 6 आपको फाइल करना पड़ेगा, भले आपके पास इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ हो या नहीं हो, लेकिन आपको फाइल करना पड़ेगा। आपने टीडीएस काटा कि नहीं काटा उस मंथ में फर्क नहीं पड़ता, आपको जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ेगा, नील फाइल करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखना कि जीएसटीआर 1, 3B और 8 और एनुअल रिटर्न, ये जो रिटर्न्स है ये 3 साल के बाद फाइल नहीं हो पाएंगी। मान लीजिए एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2024, तो यहां से 3 साल 31 दिसंबर 2027 आप इसके बाद फाइल नहीं कर पाओगे। मान लीजिए जीएसटीआर 1 है सितंबर मंथ की 24 की, तो मतलब 20 अक्टूबर 24 इसका क्या है ड्यू डेट, तो इससे 3 साल अगर मैं काउंट करूं 20 अक्टूबर 2027 के बाद ये फाइल आप नहीं कर पाओगे। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद जीएसटीआर 2A 2B में आपको यहां पे डिफरेंस दे रखा है कि 2A 2B दोनों ही सिस्टम जनरेटेड होते हैं। ये 2A रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है। जीएसटीआर 2B एक बार जनरेट हो जाता है फिर अपडेट नहीं होता, हर महीने जनरेट होता है। ये हर टाइम अवेलेबल होता है। ये जब जीएसटीआर 1 की डेट ओवर हो जाती है उसके बाद जनरेट होता है, ठीक है। इसमें एलिजिबल इनएलिजिबल का बाइफिकेशन नहीं होता और इसमें बाइफिकेशन प्रोवाइडेड होता है। उसके बाद जीएसटीआर 5A फाइल कौन करता है, ओवाइडर सर्विसेज प्रोवाइडर, ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज का प्रोवाइडर, ठीक है। तो उनको क्या प्रोवाइड करनी है डिटेल कि अगर आप कोई नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहे हो वो भी बताना है। अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो उसका डिटेल भी आपको जीएसटीआर 5A में देना है। पहले सिर्फ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट वाला डिटेल देना होता था, लेकिन अब दोनों डिटेल आपको देने हैं। अब लेट फीस की बात करें अगर जीएसटीआर 9 की, तो बॉस लेट फीस आप पढ़ सकते हो, आपको यहां पे नोट्स में दी गई है, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको यहां पे कवर नहीं करवा रहा हूं। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशल रिटर्न्स है कुछ, ये तो जनरल रिटर्न थी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप फाइल करते हो, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, इस तरीके से। अब कुछ स्पेशल रिटर्न है, कौन सी? पहले बात करते हैं फर्स्ट रिटर्न की। मान लीजिए आपको 1 जुलाई को आप लायबल टू रजिस्टर हुए,
आपने 25 जुलाई को अप्लाई कर दिया विद इन 30 डेज एंड आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया 5 अगस्त से, तो 1 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करी होगी। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक की जो पीरियड की जो सप्लाईज है उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं फर्स्ट रिटर्न। और कब तक फाइल करनी पड़ेगी? 1 महीने के अंदर 5 सितंबर तक आपको फाइल करनी पड़ेगी। ये बात समझ गए? ये होता है फर्स्ट रिटर्न। फाइनल रिटर्न क्या होता है? जीएसटी 10 में फाइल होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया, धंधा बंद करके जा रहा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर रहा है या कैंसिल कर रहा है, तो ऐसे केस में वो फाइनल रिटर्न फाइल करेगा विद इन 3 मंथ फ्रॉम द लेटर ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। मान लो 1 अगस्त को ऑर्डर पास हुआ कि बॉस आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। कब से होगा? 15 अगस्त से। तो 15 अगस्त से 3 महीने के अंदर फाइल करना है। अगर मान लीजिए 1 अगस्त को ऑर्डर पास हुआ कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा 15 जुलाई से, तो विच एवर इज लेटर 1 अगस्त से 3 मंथ के अंदर आपको ये जीएसटीआर 10 फाइल करना है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, जो क्यूआरएमपी स्कीम हम ऊपर बात कर रहे थे वो हम बात करेंगे। अब नॉर्मली क्या होता था, टैक्स पेयर को क्या करना होता था, हर महीने जीएसटीआर 1 फाइल करनी पड़ती थी, हर महीने जीएसटीआर 3 भी फाइल करना पड़ता था। तो इनको 12 जीएसटीआर 1 12 जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी पड़ती थी हर साल। तो कंप्लायंस बर्डन बहुत बढ़ जाता था। तो कुछ छोटे टैक्स पेयर्स के लिए इन्होंने क्या किया, कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए मंथली की बेसिस पे क्वार्टरली रिटर्न आपको अलाउ कर दिया कि आप जो जीएसटीआर 1 और 3 भी है ये मंथली की जगह पे क्या कर देना, क्वार्टरली फाइल कर देना। पर आपको टैक्स जो पे करना है वो आपको मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको साल में 4 जीएसटीआर 1 और 4 जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी होंगी। अब ये किस किस के लिए अवेलेबल है? ये स्कीम पहली बात तो वॉलंटरी है, अगर चाहे तो ऑप्ट कर सकता है, ना चाहे तो ना करे। किन किन लोगों के लिए है? अगर एग्रीगेट टर्नओवर उनका 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 5 करोड़ तक का एग्रीगेट टर्नओवर है, तो ऐसे केस में वो ये ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्यूरिंग द पीरियड उनका 5 करोड़ से एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो गया, मान लीजिए एक्सीड हो गया अक्टूबर में, तो ऐसे केस में अगला जो क्वार्टर आएगा जो कब स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी से ये इस स्कीम से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। जिस क्वार्टर में इनका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर गया, उसके बाद वाला जो भी क्वार्टर होगा उसमें वो क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखना, और क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी, और ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी स्कीम है। इससे पहले कि आपकी सारी रिटर्न फाइल होंगी, आप कंप्लायंट होंगे, तभी आपको क्यूआरएमपी स्कीम दिया जाएगा। अब क्यूआरएमपी स्कीम में दिक्कत क्या आ रही थी कि भैया अगर सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 अगर क्वार्टरली फाइल करेगा, तो सामने वाला जो रेसिपिएंट है उसके भी जीएसटीआर 2B में इनवॉइस कब रिफ्लेक्ट होगा, पूरे क्वार्टर के बाद। तो इसका मतलब सामने वाला क्रेडिट कब ले पाएगा, जब क्वार्टर के बाद वो सामने वाला जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मतलब अगर किसी ने अप्रैल में सामान परचेज किया तो उसका वो क्रेडिट कब ले पाएगा, जुलाई में ले पाएगा। अरे बॉस ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे दिक्कत आ रही थी, तो यहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, कि अगर किसी ने अगर क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखी है, रिटर्न्स वो क्वार्टरली फाइल कर रहा है, तो ऐसे केस में वो जो भी उसने सेल किया है उस इनवॉइसेस को वो क्या कर सकता है, अपलोड कर सकता है ड्यूरिंग द 1st और 2nd मंथ में। क्योंकि क्वार्टर का जो 3rd मंथ होगा तब तो आप क्या करोगे, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर ही दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1st और 2nd मंथ में जो आपने सेल करी है तब दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आपको क्रेडिट, सामने वाले को क्रेडिट लेने में डिले हो रहा था। तो भैया जो 1st और 2nd मंथ के इनवॉइसेस हैं वो आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में सबमिट कर देना, तो भी सामने वाले के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कितना कर सकते हो, पर मंथ 50 लाख रुपीस तक के इनवॉइसेस आप क्या करोगे, अपलोड करोगे। कि मान लीजिए अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा सेल हो गई, 60 लाख की हो गई, तो भैया 50 लाख रुपीस जिनको सामने वाले को आईटीसी अर्जेंट चाहिए उनके तो अपलोड कर देना इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में। बाकी बचे जो 10 लाख है वो जो आप क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करोगे तब आप उसमें इनवॉइस दिखा देना। ठीक है, रेस्ट इनवॉइसेस कैन बी अपलोडेड व्हाइल फाइलिंग क्वार्टरली जीएसटीआर 1। अब इसमें मंथली आपको टैक्स पेमेंट करना है, तो कब तक करना है, कितना करना है, ध्यान रखना।
फर्स्ट और सेकंड मंथ जो ऑफ क्वार्टर है उसके लिए आपको अगले महीने की 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको क्या करना है, टैक्स पे कर देना है। अगर लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर है तो आप उसका जब रिटर्न फाइल करोगे तो रिटर्न के साथ आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है। कितना पे करना है सर, देखो अगर मैंने जीएसटीआर 1-3 फाइल किया होता तो मुझे पता लग जाता कि मुझे कितना टैक्स पे करना है, पर क्योंकि मैं जीएसटीआर 1-3 कब फाइल करूंगा, क्वार्टर एंड होने पे, तो मुझे लायबिलिटी कब पता लगेगी, क्वार्टर एंड होने पे, लेकिन मुझे टैक्स कब पे करना है, मंथली बेसिस पे करना है, तो मैं कितना टैक्स पे करूं। तो यहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि ध्यान रखना यहां पे दो तरीके हैं, एक तो सेल्फ असेसमेंट मेथड, आप असेस कर लो कि आपने कितना सेल किया है, कितना परचेज किया है एस्टिमेटेड बेसिस पे, और उस बेसिस पे आप क्या कर दो, टैक्स पे कर दो जो आ रहा है। एक दूसरा मेथड बताया कि फिक्स सम मेथड, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पोर्टल अपने आप आपको अमाउंट बता देगा। कितना अमाउंट बताएगा वो पोर्टल, तो बोला गया कि जैसे मान लीजिए अगर जुलाई मंथ की बात हो रही है, अगर जुलाई मंथ की बात हो रही है तो इससे पिछला क्वार्टर कौन सा था, अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून। तो अगर आपने जो लास्ट रिटर्न फाइल करी होगी वो किस क्वार्टर की फाइल करी होगी, अप्रैल टू जून। अगर आपने लास्ट रिटर्न जो फाइल करी है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करी है, तो ऐसे केस में आपने क्वार्टरली रिटर्न में जितना टैक्स पे किया था कैश में उसका 35%, क्योंकि आपने पूरे क्वार्टर के लिए पे किया था, तो अभी हम एक मंथ के लिए देख रहे हैं, तो 35% क्या कर देना, टैक्स पे कर देना। इसी प्रकार से सेकंड मंथ में जब अगस्त मंथ में जाओगे तो अगस्त मंथ में भी ऐसा करना, अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए जितना टैक्स कैश में पे किया था उसका 35% अगस्त मंथ में पे कर देना। फिर जब सितंबर मंथ में जाओगे रिटर्न फाइल करोगे, फाइनल अमाउंट आ जाएगा, जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो पे कर देना। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने जो लास्ट रिटर्न फाइल करी है वो क्वार्टरली की जगह मंथली रिटर्न फाइल करी है, मान लीजिए अप्रैल टू जून जो क्वार्टर था उसमें आप हर मंथ रिटर्न फाइल कर रहे थे, मान लीजिए आपने जून मंथ की रिटर्न फाइल करी थी, तो ऐसे केस में जून मंथ में आपने जितना टैक्स कैश में पे किया था उसका 100% आप पे कर देना जुलाई में, उतना ही पे कर देना अगस्त में, और बाद में सितंबर में तो फाइनली पता लग ही जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर फर्स्ट मंथ में आपकी लायबिलिटी बनती है मान लीजिए 2 लाख रुपीस और उतना अमाउंट आपके कैश और क्रेडिट लेजर में पड़ा है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपके फर्स्ट और सेकंड मंथ की लायबिलिटी मिला के बनती है 4 लाख रुपीस और अगर उतना अमाउंट आपके कैश और क्रेडिट लेजर में पड़ा है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है फिक्स सम मेथड में। और ऐसे केस में मान लीजिए अब बाद में पता लगा कि आपको जुलाई के लिए अमाउंट कितना पे करना था, 3 लाख पे करना था, लेकिन आपने पे कितना किया, 2 लाख। किस बेसिस पे, फिक्स सम मेथड बेसिस पे। अरे भैया तो 2 लाख मैंने थोड़ी कैलकुलेट किया है, डिपार्टमेंट ने तो कैलकुलेट करके दिया है, तो ऐसे केस में मुझसे उसका कोई इंटरेस्ट वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पे करने में डिले किया, रिटर्न लेट फाइल करी, तो उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने सेल्फ असेसमेंट मेथड ऑप्ट कर रखा था और आपका टैक्स ज्यादा बनता तो आपने कम पे किया, तो बॉस इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। अदर पॉइंट क्यूआरएमपी स्कीम के लिए देखो, एग्रीगेट टर्नओवर कहां तक देखा जाता है, एग्रीगेट टर्नओवर होता है पैन बेस्ड, पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स में उसका बिजनेस है सबका मिला के टोटल जो टर्नओवर आ रहा है वो होता है एग्रीगेट टर्नओवर। लेकिन यहां पे अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप चाहो, मान लो आपका 3 जगह बिजनेस है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आप चाहो तो किसी भी जगह से क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, किसी दूसरी जगह पे ना करो। तो जो क्यूआरएमपी स्कीम है वो जीएसटीआईएन वाइज है, पैन वाइज नहीं है। जीएसटीआईएन वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करना है या नहीं करना है। सेलेक्ट करने के लिए कब तक करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना, जिस क्वार्टर के लिए आप ये स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो, मान लीजिए आप ऑप्ट करना चाहते हो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए, तो ऐसे केस में आप कब तक ऑप्ट कर सकते हो, आप 30 जुलाई तक ऑप्ट कर सकते हो। और कब से, ये आप समझ लेना, अप्रैल टू जून, 1 मई से लेके 30 जुलाई तक आप क्या कर सकते हो, इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो जुलाई टू सितंबर मंथ के लिए। रजिस्टर्ड पर्सन में ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम फॉर एनी क्वार्टर बाय ऑप्टिंग ऑन कॉमन पोर्टल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर, प्रीसीडिंग क्वार्टर का सेकंड मंथ का फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द रेलेवेंट क्वार्टर। ठीक है, ये आपका रिटर्न। अब इसमें एक पॉइंट आता है जीएसटीपी। ये क्या होते हैं, ये ऐसे प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो टैक्स पेयर को हेल्प करते हैं जीएसटी की कंप्लायंस करने में। ये ऑथोराइज पर्सन होते हैं जिनको अगर आप ऑथोराइज करोगे तो ये लोग आपके बिहाफ पे क्या करेंगे, जीएसटी की कंप्लायंस करेंगे। ये कौन बन सकता है जीएसटीपी, उसके लिए
कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो व्यक्ति इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब अक्ल होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, नॉट एडजर्ड इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। ये चारों चीजें तो मस्ट है, ये चारों चीजें तो होनी चाहिए उसके कैरेक्टर में। उसके अलावा इन क्वालिफिकेशन में से कोई एक क्वालिफिकेशन भी अगर उसके पास है तो वो क्या बन सकता है, जीएसटीपी बन सकता है, कि वो रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कमर्शियल टैक्स और सीबीआईसी हु वर्कड एट नॉट लोअर देन रैंक ऑफ ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर। यहां पे देखो गवर्नमेंट ऑफिस में अलग अलग हायरार्की होती है, ग्रुप ए ऑफिसर, ग्रुप 2 ऑफिसर, ग्रुप सी ऑफिसर, इस तरीके से। तो ग्रुप बी ऑफिसर और उससे अबव रैंक का अधिकारी अगर 2 साल तक उसने ऐसे काम किया है तो वो जीएसटीपी बन सकता है आफ्टर रिटायरमेंट। Enrolled as STP TRP under earlier tax law for more than 5 years। पुराने टैक्स लॉज में भी ऐसे जीएसटीपी की तरह प्रैक्टिशनर होते थे, अगर उन्होंने पिछले टैक्स लॉज में 5 साल से ज्यादा काम किए तो वो इसमें भी जीएसटीपी बन सकते हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग वगैरह, फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्री या फिर सीएस, सीएमए पास कर लिया हो, एनी अदर एग्जाम नोटिफाइड। एक्टिविटीज विच कैन बी अंडरटेकन बाय जीएसटीपी, कौन कौन सी एक्टिविटी जीएसटीपी करेगा टैक्स पेयर के बिहाफ पे, वो जीएसटीआर 1 फाइल कर सकता है, जीएसटीआर 3B एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न फाइल कर सकता है, कैश लेजर में डिपॉजिट करवा देगा, ई-वे बिल जनरेट करने में, चालान जनरेट करने में, उसकी डिटेल देने में, एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी रिप्रेजेंट कर सकता है, रिफंड क्लेम भी फाइल कर सकता है, और रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट और कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है वो भी फाइल कर सकता है। ध्यान रखना, रिफंड फाइल करना और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट और कैंसिल करवाना एक मेजर मैटर है, तो ऐसे केस में कंफर्मेशन लगेगी रजिस्टर्ड पर्सन से, तभी वो फाइल कर पाएगा। तो ये जीएसटीपी, ये 3 चैप्टर का रिवीजन होता है कंप्लीट। अब एक तो टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई-वे बिल एंड रिटर्न, ये सारे चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं। अब इनका रिवीजन हो गया है। कोई भी दिक्कत आती है इन चैप्टर्स में, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझसे पूछ सकते हो, बिंदास बिना हिचकिचाहे डाउट पूछ सकते हो। वी विल बी सॉल्विंग दैट। थैंक यू सो मच।